फिजिक्स तो बल के बिना चलती ही नहीं है। हम किसी भी वस्तु को धक्का लगाएं या किसी वस्तु को खींचने लगे तो धक्का मारना या खींचना ही बल होता है बेटा जी। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और हम उसे चलाना चाहते हैं, या कोई वस्तु चल रही है उसे रोकना चाहते हैं, या किसी चलती हुई वस्तु की दिशा बदलना चाहते हैं, तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तब तक हम उसकी किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। हर एक वस्तु का एक गुण होता है। वो गुण क्या होता है कि वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, और उस विरोध को ही हम जड़त्व कहते हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हमारी ये जो माइंड मैप की सीरीज है बेटा जी, इसमें आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए, जिसका नाम है गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। देखिए बेटा जी, ये जो चैप्टर है हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को अगर हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है, इस चैप्टर के हर एक फॉर्मूले हमें याद है, हर एक कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है, तो आने वाले सारे चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान होने वाले हैं। ये 11वीं क्लास की ही बात नहीं कर रहा मैं, 12वीं क्लास के भी बहुत सारे चैप्टर हैं। देखिए, बल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर अपन बेसिकली, और तो अपने को पता ही है कि फिजिक्स तो बल के बिना चलती ही नहीं है। तो बल यहां पर पढ़ेंगे, बल की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के बल होते हैं, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। तो देखिए बेटा जी, शुरू करते हैं सबसे पहले कि बल क्या होता है। बल को समझते हैं अपन कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास में घर में एक डिब्बा रखा है। अब उस डिब्बे को उठाना है हमें, या उसको उसकी जगह बदलनी है। हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि इस कॉर्नर में रखा है, हम दूसरी कॉर्नर में उठाकर ले जाना चाहते हैं। हमें अगर उसकी जगह परिवर्तित करनी है, या हम चाहते हैं कि उस डिब्बे को हम चलाने लगे, एक रस्सी से बांध के खींच लें, वो पहले विरामावस्था में था, हम चाहते हैं कि ये चलने लगे, तो हमें एक बल की जरूरत होती है बेटा जी। हम किसी भी वस्तु को धक्का लगाएं या किसी वस्तु को खींचने लगे तो धक्का मारना या खींचना ही बल होता है बेटा जी। यही लिखा है, धक्का मारना या खींचना ही बल है। अब बल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं कि किसी वस्तु पर अगर हम बल अप्लाई करें तो उसके कौन कौन से प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा जी, अगर कोई वस्तु चल रही है, अगर कोई वस्तु चल रही है तो हम उस पर बल लगा के उसकी चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी चाल में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे? अरे भैया, बचपन में सबने देखा ही होगा। बचपन में क्या, तुम तो अभी भी बचपन में ही हो, मैं कैसी बात कर रहा हूं बेटा जी। बचपन में क्या, अभी भी बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिनके पास साइकिल है। जब हमारा दोस्त साइकिल लेके आ रहा होता है बहुत तेजी से, हम उसको रोकना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे खड़े हो जाएंगे और तुरंत उसको रोकने की कोशिश करेंगे। मतलब हमने बल लगाया, उसकी चाल को परिवर्तित किया, हमने रोकने की कोशिश करी है। तो बल लगा के हम किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं, किसी वस्तु की दिशा भी बदल सकते हैं। कैसे? कि मान लो कि मैंने यहां पर एक गेंद, रस्सी से गेंद बांध के रखी है। अब गेंद से क्रिकेट खेलते हैं ना, गेंद बांध लिए रस्सी से, अब बल्ले से मार रहे हैं, बॉल गई फिर आई, फिर हमने बल्ले से बॉल को मारा। मतलब हम लगातार, गेंद इधर आती है फिर बल्ले से सटीक मारते हैं। इसका मतलब हमने गेंद की दिशा को परिवर्तित कर दिया है। तो बल से हम क्या कर सकते हैं, दिशा में बदलाव कर सकते हैं, किसी वस्तु की आकृति में बदलाव ला सकते हैं, किसी वस्तु की आकृति में बदलाव ला सकते हैं। कैसे? कि जैसे कि मान लो कि एक बोतल है हमारे पास में, अब वो बोतल पूरा पानी गटक गए हम, और अब हमें अच्छी नहीं लग रही, हम खेल रहे थे, हमने उसको दबा दिया, उसकी आकृति ही बदल गई है पूरी। तो हम बल लगा के किसी वस्तु की आकृति में भी बदलाव ला सकते हैं। बल्कि अगर मैं विमाओं की बात करूं और इकाइयों की, मात्रकों की बात करूं, तो बल को हम, बल की जो इकाई होती है बेटा जी, ये होती है न्यूटन। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। सीजीएस में अगर लिखोगे तो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है बेटा जी डाइन। सीजीएस में इसकी यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर। क्या हुआ? क्योंकि बल के बारे में न्यूटन बाबा हुए थे, उन बाबाओं ने, वो जो बाबा हुए बहुत भयंकर बाबा थे भैया, वो ऐसे बाबा थे, उन्होंने पूरे संसार को हिला के रख दिया है। तो ये जो बाबा थे जिन्होंने बल के बारे में पता किया, उनका नाम था न्यूटन, और न्यूटन के नाम पे ही हमने बल की मात्रक रखी है जिसका नाम है न्यूटन। बात समझ में आती है? फिर न्यूटन की महबूबा थी, वो बहुत दुखी चल रही थी कि आपने तो सारे के सारे काम अपने ही नाम पर रखे हुए हैं, कुछ तो हमारे भी नाम हो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है,
तुम्हारे नाम भी रखते हैं। तो उन्होंने बल की एक मात्रक और रख दिया, डाइन। वो अपनी बीवी को प्यार से डाइन बुलाते थे बेटा जी, तो उन्होंने इसका नाम डाइन रखा। बात समझ में आती है? तो सीजीएस बोल दिया और उसने बोला 1 न्यूटन के बराबर 10 की घात 5 डाइन है, या 10 की घात 5 डाइनों के बराबर 1 न्यूटन अकेला काफी है। तो इसलिए डाइन की कहानी है बेटा जी। अब आगे बात करते हैं हम कि बल के आधार पर न्यूटन के कितने नियम होते हैं। बेसिकली न्यूटन के 3 नियम हैं। तो सबसे पहले नियम की हम बात करते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन बाबा ने बोला कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है और हम उसे चलाना चाहते हैं, या कोई वस्तु चल रही है उसे रोकना चाहते हैं, या किसी चलती हुई वस्तु की दिशा बदलना चाहते हैं, तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है तब तक हम उसकी किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। मतलब हम अगर किसी वस्तु की अवस्था में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें उस वस्तु पर बाहरी बल लगाना पड़ेगा। बिना बाहरी बल के वस्तु अपनी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। बात समझ में आती है? रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। ये कहानी होती है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना कि हम सोए थे, अब सुबह जब तक हमें घर वालों की 2 गालियां ना पड़ जाए या 2 डांट ना पड़ जाए तब तक हम सोते रहेंगे कि भैया हमारी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकती। अब आप हमें जगाना चाहते हो, हमारी अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हो, तो हमें 2-4 बातें सुनाइए इधर उधर की, या हमें लाठी से पिटाई कीजिए, तभी हम तो उठेंगे, अदरवाइज हम नहीं उठेंगे। हम तो न्यूटन के पहले नियम का पालन करते हैं, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, सो रहे थे सोते ही रहेंगे, नहीं पढ़ेगा मैं नहीं पढ़ेगा, मेरे को पढ़ाने के लिए तुम बाहर से मेरे को ताने सुनाओ तब मैं पढ़ेगा। तो ये न्यूटन का नियम है जिसको हम रोज पालन करते हैं। तो यहां से यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर गति, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो सरल रेखा में निरंतर गतिशील रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लग जाए। वही बात बोली है कि कोई भी वस्तु जब तक स्थिर है वो हमेशा स्थिर ही रहेगी, या कोई गतिशील अवस्था में है तो वो हमेशा गतिशील अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। बात समझ में आती है बेटा जी? फिर अपन बात करते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या होता है कि जैसे कि मान लो कि हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, हम किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं, तो हर एक वस्तु का एक गुण होता है। वो गुण क्या होता है कि वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, और उस विरोध को ही हम जड़त्व कहते हैं। अगर मैं साधारण सी देसी भाषा में बात करूं ना, तो अपना जो ढीठपन है कि हम कितने ढीठ हो सकते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट कितना ढीठ हो सकता है, वो ढीठपन ही उसका क्या है? जड़त्व होता है। तो जड़त्व क्या करता है? किसी भी वस्तु की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। बात समझ में आती है? जड़त्व का क्या काम है? जब भी हम किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसका विरोध ही क्या होता है? जड़त्व होता है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, सवाल पूछा जा सकता है कि जड़त्व किस बात पर निर्भर करता है? तो बेटा जी जड़त्व द्रव्यमान के अलावा और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जड़त्व जो है वो सिर्फ द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध, कि भैया तुम मुझे चलाना चाहते हो, नहीं मैं तो नहीं चलेगा, मैं तो नहीं चलेगा, दम है तो चला के दिखाए हमें, हम तो नहीं चलेगा, मैं तो विरोध करेगा, हम तो अनशन पर बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे, नहीं चलेगा। तो ये किस पर? अब जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, किसी वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा, और वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का उतना ही ज्यादा विरोध करता है। बात समझ में आती है बेटा जी? ये जड़त्व होता है। और जड़त्व की बात करें तो बेसिकली जड़त्व 3 टाइप के होते हैं। एक गति का जड़त्व होता है, एक विरामावस्था का जड़त्व होता है, और एक दिशा का जड़त्व होता है। गति के जड़त्व की बात करें तो किसी वस्तु कोई गतिशील है और गतिशील अवस्था में अगर अपन परिवर्तन करना चाहे, गतिशील अवस्था में परिवर्तन अगर करना चाहें तो वो गतिशील अवस्था का जड़त्व होता है जो कि उसका विरोध करता है। बात समझ में आती है? और कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में रहना चाहती है, और अगर हम उसकी विरामावस्था को बदलना चाहते हैं तो वो वस्तु उसका विरोध करेगा कि भैया हम विराम में हैं, विराम ही रहना चाहते हैं, आप हमें चला नहीं सकते हैं।
बात समझ में आती है? तो वो उसके विरामावस्था का जड़त्व होता है। फिर तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, कि कोई वस्तु की अपन दिशा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो वस्तु उसका विरोध करेगी कि तुम हमारी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, मैं हमारी दिशा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता हूं। तो ये हो गया उसकी दिशा का जड़त्व। बात समझ में आती है? फिर आगे बहुत महत्वपूर्ण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, संवेग, मोमेंटम। यहां से सवाल पूछा जा सकता है बेटा जी, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हम बात करते हैं संवेग। संवेग P बराबर होता है mv। संवेग को हम P से लिखते हैं और यह बराबर होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के। क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो अपन बोल देंगे इसकी जो दिशा है वो ताक्षणिक वेग की दिशा में होगी। किसी एक क्षण पर वेग की क्या दिशा है, वही दिशा किसकी होगी? संवेग की दिशा होगी। तो अब संवेग की अगर अपन बात करें तो ये द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा तो उसका संवेग भी ज्यादा होगा, और किसी वस्तु की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उसका संवेग ज्यादा होगा। बात समझ में आती है? तो अब यहां से अगर बात करें कि संवेग में परिवर्तन तो कुछ भी हो, अपन अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ये हो गया है क्या? संवेग में परिवर्तन। ये क्या हो गया है बेटा जी? संवेग में परिवर्तन। बात समझ में आती है? इसके अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूंगा तो ऐसा यूनिट होती है हमारे पास में, द्रव्यमान को लिखते हैं केजी से, वेग को लिखते हैं हम मीटर प्रति सेकंड से। तो ये हो गया हमारे पास में क्या बेटा जी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। डायमेंशन बात करें, विमा की बात करें, तो ये हो गई हमारे पास में m1, l1 और t माइनस, ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो t माइनस 1। बात समझ में आती है बेटा जी? ये हमारे पास में इसकी विमा हो जाती है। फिर आगे अगर अपन बात करें कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास में एक सवाल आता है, ये एक सवाल है कि मेरे पास में ये एक दीवार है बेटा जी, ये एक दीवार दी गई है और यहां से ये एक गेंद है जो इधर की तरफ चल रही है प्रारंभिक वेग v के साथ में। ये एक गेंद जो कि इसका द्रव्यमान m दिया हुआ है और ये प्रारंभिक वेग v के साथ इस दीवार से जाकर टकराती है। यहां पर हमें दीवार के लिए E बराबर 1 दिया है। ये जो E बराबर 1 की कहानी है, तुम्हें पता ही होगा कि हम ये संगत में पढ़ते हैं कि जब पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो E बराबर 1 का मतलब क्या होता है कि गेंद जितने वेग से आती है उतने ही वेग से वापस जाएगी। गेंद जितने वेग से आकर टकराती है, टकराने के बाद उतने ही वेग से वापस लौट जाएगी। तो यहां से इसके बीच में यहां टक्कर हुई दीवार से, टक्कर के बाद ये वापस उतने ही वेग से निकल जाती है यहां से। बात समझ में आती है? तो ये v वेग से वापस चली जाती है बेटा जी। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि इसके संवेग में कितना परिवर्तन हुआ होगा, तो प्रारंभिक संवेग, इसका जो प्रारंभिक संवेग है कि जाते हुए, तो प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान हमें दिया गया है m, और ये इधर की तरफ दिशा को मैं ले लेता हूं धनात्मक, तो ये हो गया है mv। और जब लौट रहा है तो फाइनल संवेग की बात करें, द्रव्यमान m, अब क्योंकि दिशा बदल चुकी है, पहले दिशा आगे की तरफ थी, अब दिशा पीछे की तरफ हो गई है, तो ये हो जाएगा माइनस mv। फिर संवेग में परिवर्तन बात कर रहे थे, ये क्या होता है? p फाइनल माइनस p इनिशियल। यहां पर फाइनल और इनिशियल, प्रारंभिक और अंतिम का मान रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, जो कि किसके बराबर है? 2mv के। और ये हमें याद रखने का है बेटा जी। कैसे याद रखोगे? ये हम ऐसे याद रखेंगे कि जब कोई बॉल किसी दीवार से जाकर टकराती है और उसका वेग में अगर बात करें, वेग हमारे पास में एक सदिश राशि है। अगर इस वेग का परिमाण नहीं बदलता है लेकिन दिशा विपरीत हो जाती है, अगर किसी गेंद को हमने दीवार से फेंक दिया है, उसके वेग के परिमाण में कोई बदलाव नहीं आता है लेकिन दिशा विपरीत हो जाती है, तो संवेग में होने वाला परिवर्तन 2mv के बराबर होगा बेटा जी। ये हमें याद होना चाहिए। बात क्लियर है? आगे हम बात करते हैं कि ये दिया गया हमें कि एक गेंद है, फिर से वही दीवार से जाकर टकराती है, लेकिन इस बार दीवार के लिए E बराबर 0 दिया है। फिर से ये तुमने संगत में पढ़ा था, टक्कर में पढ़ा था। जब अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, जब पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर होती है, वहां E बराबर क्या होता है? 0 होता है। और E बराबर 0 का मतलब क्या है कि जब अपन किसी गेंद को या जब भी दो वस्तुएं आपस में टकराती है
तो वो पहले पास में आई लेकिन दूर नहीं जा पाती है, दोनों वस्तुएं आपस में चिपक जाती है, दोनों वस्तुएं आपस में चिपक जाती है। तो यहां पर ये दीवार है, ये गेंद इस दीवार पर फेंक के मारी हमने, इसका द्रव्यमान m और वेग कितना दिया है, v दिया है। तो ये दीवार से ये जो गेंद है दीवार से जाकर टकराएगी, दीवार से टकराकर चिपक जाएगी, दीवार से चिपक जाएगी, इसका मतलब दीवार से दूर नहीं जा पाएगी। तो जैसे ही टकराएगी इसका वेग हो जाएगा शून्य, इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य। इसका मतलब अब वेग ही नहीं रहा, जब अंतिम स्थिति में वस्तु के पास में वेग ही नहीं रहता है, इसका मतलब वहां पर उसका संवेग क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, संवेग 0 हो जाता है, क्योंकि वेग 0 हो गया है। और प्रारंभिक वेग तो वही रहेगा कि प्रारंभिक वेग द्रव्यमान m था और वेग कितना है v। अब प्रारंभिक माइनस अंतिम करूंगा तो अंतिम में तो संवेग 0 हो जाएगा क्योंकि वेग 0 हो गया है। तो अंतिम माइनस प्रारंभिक, इसके परिमाण की अगर बात करें तो ये हो गया हमारे पास में mv। कितना हो चुका है, mv। बात समझ में आती है। फिर यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण केस दिया गया है, एक और बहुत महत्वपूर्ण केस दिया गया है कि दीवार से अगर कुल n गेंद जाकर टकराए, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बहुत सारी बॉल दीवार पर फेंक के मारता हूं, सारी की सारी दीवार पर जाकर चिपक जाती है, तो कुल संवेग में परिवर्तन कितना होगा, वो हो गया m इंटू एन वी। n यहां पर कुल गेंदों की संख्या, n यहां पर क्या है, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या, ये हमें पता होना चाहिए बेटा जी, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आगे हम बात करें, ये एक काफी फेमस सा सवाल है, सबने देखा होगा और सबने किया भी होगा। ये एक बार हम इसको समझ लेते हैं यहां पर कि ये एक गेंद है हमारे पास में, एक गेंद है, इसको मैं दोबारा से करवा देता हूं तुम्हें, इसको मैं मिटा लेता हूं एक बार, ध्यान से देखिएगा कि ये एक गेंद है हमारे पास में, जिसमें अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा जी, इस बार ध्यान से देखिएगा कि ये गेंद हमारे पास में यहां से अगर देखेंगे तो ये इधर से चल रही है v वेग से, और यहां से इसने ये जो कोण बनाया है बेटा जी, ये थीटा कोण है। ये दीवार से जाकर टकराती है इस थीटा कोण पर, और वापस जब यहां से दीवार से दूर जाती है तो ये दूर जाने का कोण भी कितना है, थीटा ही है। और इसका जो वेग v था वही वेग v इधर की तरफ भी रहता है। बात समझ में आती है, जिस वेग से आकर टकराती है उसी वेग से वापस जाती है। ये गेंद जितने वेग से दीवार से टकराएगी उतने ही वेग से वापस लौटेगी, और जिस कोण पर जाकर टकराएगी उसी कोण पर वापस लौट जाएगी। बात समझ में आती है। तो अगर बात करें यहां पर v है तो इधर की तरफ ये कितना हो गया हमारे पास में v cos थीटा, और ये कितना हो गया है बेटा जी v sin थीटा। यहां बात करें तो ये v वेग से आता है, ये कोण थीटा है हमारे पास में, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गए। यहां से ये आ रहा था ऐसे, तो यहां पर भी ये ऐसे थीटा थीटा, ये वेग v, तो ये हो गया v sin थीटा, और ये हो गया है v cos थीटा। बात समझ में आती है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा जी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दोनों दिशाओं को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं यहां पर तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक क्या है, वैसे तो सभी बालकों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, चुन्नू मुन्नुओं को, वो ध्यान से देखिए बेटा जी कि यहां पर y दिशा में प्रारंभ में वेग v sin थीटा था, और बाद में भी y दिशा में वेग कितना है, v sin थीटा। इसका मतलब गेंद का द्रव्यमान तो बदलने से रहा, अब संवेग में परिवर्तन कौन ला सकता है, उसका वेग। लेकिन y दिशा में वेग प्रारंभ में भी v sin थीटा था और अंत में भी कितना है, v sin थीटा। इसका मतलब y दिशा में संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा रे बाबा, y दिशा में संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब संवेग में परिवर्तन y दिशा में 0, संवेग में परिवर्तन y दिशा में 0। तो अब संवेग में परिवर्तन सिर्फ कौन लेके आएगा, सिर्फ और सिर्फ x दिशा, क्योंकि x दिशा में अगर मैं बात करूं बेटा जी तो v cos थीटा है, आगे की तरफ है, टक्कर के बाद भी v cos थीटा है, लेकिन पीछे की तरफ है, दिशा बदल जाती है। और हमें पता है कि वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण बदले चाहे से दिशा बदले, दोनों में से कुछ भी बदल जाए या दोनों ही बदल जाए तो बदला हुआ माना जाता है। तो दिशा पहले आगे की तरफ थी, अब दिशा पीछे की तरफ। क्या ऐसा ही केस बन गया है कि पहले वेग v आगे की तरफ, फिर वेग v पीछे की तरफ, तो कितना
2mv। पहले वेग v cos थीटा आगे की तरफ, अब v cos थीटा पीछे की तरफ, तो यहां वेग v था, यहां v cos थीटा हो गया, तो 2mv cos थीटा, 2mv cos थीटा ये आ गया है हमारे पास में। हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा p बराबर 2mv cos थीटा। महत्वपूर्ण बेटा जी सवाल पूछ लिया जाता है, फेमस सवाल है। आगे देखते हैं हम कि हमारे पास में अब आता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, और यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण, और यहां से सवालों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है कि गति का जो दूसरा नियम है, इसने बोला कि किसी वस्तु पर हम कितना भार, जैसे हमने पहले नियम में पढ़ा था कि भाई किसी वस्तु की अगर अवस्था परिवर्तित करनी है तो हमें उस पर बाहरी बल लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित करनी है ना बेटा जी, तो उस पर बाहरी बल की जरूरत रहेगी। अब ये बाहरी बल जो है ये कितना होता है, ये न्यूटन के दूसरे नियम से पता लगेगा कि किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ जो परिवर्तन है, किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ होने वाला जो परिवर्तन है वो किसके बराबर है, बाहरी बल के बराबर। बराबर ना कहके इसको अपन समानुपाती बोलते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बाहरी बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बाहरी बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, और संवेग बराबर क्या होता है, अभी अभी हमने जाना था प्यारे बाल को, ये mv के बराबर होता है। तो dmv बटा dt, द्रव्यमान नियत होता है, नियतांकों को बाहर निकाल लेते हैं, dv बटा dt। और यहां पर अगर बात करें, मैं एक जनरलाइज रिजल्ट निकालता हूं, यहां पर एक साधारण रिजल्ट निकाल लेते हैं कि मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान भी बदल रहा हो, कि जैसे हमने मान लो कि रॉकेट लिया, रॉकेट में फ्यूल भर दिया है हमने, उसमें ईंधन भरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे रॉकेट में ईंधन खत्म होगा तो उसका द्रव्यमान भी बदलता है। तो हमें पता है यहां से जब अपन अवकलन करते हैं गुणनफलों का, कैसे, एक को बाहर निकालो एक का अवकलन, फिर दूसरे को बाहर निकाल लो पहले का अवकलन, तो m dv बटा dt प्लस v dm बटा dt। अब यहां पर हमने एक महत्वपूर्ण केस लिया कि मान लो कि द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नियत है, कांस्टेंट है। तो द्रव्यमान कांस्टेंट हो गया तो इसका ये जो dm बाई dt है, क्या ये इसका अवकलन, नियतांकों का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला भाग 0 हो गया, और हमारे पास में m dv बटा dt, dv बटा dt मतलब वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। तो ये हो गया बल बराबर ma, बल बराबर ma। ये याद रखने का है हमें। बहुत सारे बालकों से पूछा जाता है कि बेटा जी ये बताओ न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या कहता है, तो वो सभी बोलते हैं F बराबर ma। और सर वो तो गलत है, F बराबर ma थोड़ी ना होता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ये तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम का एक बहुत ही खास रिजल्ट है, जहां पर हमने द्रव्यमान को कांस्टेंट माना है, जहां पर हमने द्रव्यमान को क्या माना है, नियत माना है। तो अब यहां से अगर बात करें, हमें पता है कि अवकलन का मतलब क्या होता है, बेसिक मैथ में जान लिए थे रे बाबा। अवकलन का मतलब क्या होता है, अवकलन का मतलब होता है किसी ग्राफ की ढाल निकालना, किसी ग्राफ की ढाल निकालना। तो यहां पर हमें संवेग और समय के बीच में अवकलन दिया है कि हमने संवेग का अवकलन किया है समय के सापेक्ष। तो dy बाई dx का मतलब क्या होता था, y और x ग्राफ जो दिया है इसकी ढाल, तो संवेग और समय अपने को दिया है, इसका मतलब संवेग और समय वक्र की जो ढाल होती है वो किसके बराबर होती है, बल के बराबर होती है। देखिए यहां से दिख नहीं रहा होगा ये कलर, मैं लिख देता हूं, संवेग व, देखिए यहां से इसको मिटा के ही लिखता हूं मैं बेटा जी, हर एक चीज अच्छे से दिखाई देनी चाहिए, चाहे से हम दोबारा लिखेंगे बेटा जी उसमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संवेग व समय वक्र, संवेग, देखिए बेटा जी यहां से हम देख लेते हैं कि संवेग व समय के बीच जो वक्र बनाया जाता है उसकी जो ढाल होती है उसी को हम बल बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। क्लियर बात, कि जैसे कि मान लो कि ये ग्राफ दिया गया हमें संवेग और समय के बीच में कुछ इस तरीके से, तो इसकी ये जो ढाल है यहां से ये जो tan थीटा हमें मिलेगा, ये tan थीटा ही क्या होगा बेटा जी, बल के बराबर होगा। बात क्लियर है। आगे बात करते हैं आवेग।
आवेग क्या होता है, इसको इंपल्स बोलते हैं, कि जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए बहुत सारा बल लगे, जैसे कि थप्पड़ मारना, या अपन चलते चलते हमारा पैर टकरा जाता है तो हमें बहुत भयंकर सा चोट लगता है उस समय, कि बहुत कम समय के लिए हमारे ऊपर बहुत सारा बल लगा, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, कि बहुत कम समय के लिए बहुत ज्यादा बल का परिमाण बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि यहां पर ये ग्राफ दिया गया हमें कि यहां पर T1 से ये दिया गया T1 और ये दिया गया T2, समय तो बहुत कम था, लेकिन देखिए बल का जो परिमाण है बेटा जी ये बहुत ज्यादा है, बल का परिमाण बहुत ज्यादा है। बात समझ में आती है? तो ये जो बहुत कम समय के लिए हमने जो बल लगाया है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो यहां से आई बराबर हो जाएगा बेटा जी इंटीग्रेशन ऑफ बल विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जब बल और समय, बल का समय के सापेक्ष हम समाकलन करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, इंपल्स मिलता है। और हमें यहां से पता लगा था कि देखिए F बराबर होता है dp बटा dt, तो यहां से dp बराबर क्या आ चुका है, F डॉट dt। तो F डॉट dt का मतलब क्या हो गया, dp। इसका मतलब क्या हो गया कि आवेग का मतलब है जब मैं बल का समाकलन कर दूं समय के सापेक्ष में तो क्या मिलेगा, वो मिल रहा है आवेग। या मैं संवेग में परिवर्तन ले लूं, संवेग में परिवर्तन ले लूं तो ये भी मेरे को क्या बताता है, ये भी मेरे को क्या बताता है, आवेग के बारे में बताता है। फिर मैं यहां से बोल देंगे कि यहां से अगर बल और समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ हो, अगर बल व समय के बीच में ग्राफ दिया हुआ हो तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। अब जैसे अवकलन का मतलब ढाल निकालना था, वैसे ही समाकलन का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। समाकलन का मतलब क्षेत्रफल। तो यहां से मान लो कि हमें यहां से बोला गया कि बल व समय के बीच जो ग्राफ आएगा उसका जो क्षेत्रफल है, बल व समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है बेटा जी, वो हमें देगा क्या, आवेग। किसके बारे में बताएगा, आवेग के बारे में बताएगा, या कह लो कि संवेग में परिवर्तन के बारे में बताएगा। आगे चलते हैं हम। अब हमें रॉकेट दी गई है कि एक रॉकेट है, इस तरीके से हमें एक सवाल आएगा, एक रॉकेट है जो कि ऐसे उड़ रही है। अब ये रॉकेट यहां पर देखिए, इसमें से ये बहुत सारी ईंधन जल रही है, ईंधन के जलने के कारण रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का लगता है, धक्का लगता है। ये जो बल दिया गया ये है थ्रस्ट फोर्स। ये क्या है, थ्रस्ट फोर्स, कि ऊपर की तरफ जा रही है तो इसके ऊपर ये जो बल लगा ये कितना है, क्लियर बात। और यहां पर मान लेते हैं कि रॉकेट जो ऊपर की तरफ जा रही है इसका ये त्वरण कितना है, ए दिया है हमें, क्लियर बात। यहां से अब देखते हैं बेटा जी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि यहां से m तो दिया गया है हमें मास ऑफ रॉकेट, m की अगर बात करूं, m हमें दिया गया है रॉकेट का द्रव्यमान, रॉकेट का द्रव्यमान, बात क्लियर है। और फिर v अपने को दिया गया है गैस का रॉकेट के सापेक्ष वेग, कि ये जो रॉकेट है इसमें से जब ये गैस निकल रही है तो इस रॉकेट के सापेक्ष इस गैस का वेग क्या होगा वो अपने को दिया गया है। और dm बटा dt ईंधन जलने की दर है, कि प्रति समय में कितनी ईंधन जलती है, प्रति समय में ईंधन कितनी जल जाती है। तो यहां से अपन बात करें केस 1 की, यदि रॉकेट ऊपर की तरफ त्वरित हो, यदि रॉकेट ऊपर की तरफ ए त्वरण से चले, हमारे लिए काम की बात ये आ चुकी है कि ये रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ रही है किसी त्वरण ए के साथ में, किसी त्वरण ए के साथ में। तो यहां से अगर देखेंगे हम तो ऊपर की तरफ उड़ रही है, तो क्या हो जाएगा, हमें कुल बल निकालना है इसके ऊपर। कुल बल बराबर क्या होता है, ma। तो ऊपर की तरफ जा रही है तो यहां से अपन देखेंगे इसके वेग की वजह से v dm बटा dt, ऊपर की तरफ बल लगा और माइनस नीचे की तरफ क्या है, mg। तो कुल बल यहां पर बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स बराबर ma। ये याद रखने का है बेटा जी, ये क्या रखने का है, याद रखने का है। और यदि v कांस्टेंट हो, यदि रॉकेट का v कांस्टेंट मतलब उसका त्वरण जीरो हो गया, और त्वरण जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि इसका v dm बटा dt बराबर क्या हो गया, mg, क्योंकि ma जीरो हो गया और mg इधर आ गया, तो v dm बटा dt बराबर क्या आ चुका है, mg। याद होना चाहिए बेटा जी, ये दोनों केस याद होना चाहिए। सवाल अगर आएगा तो इन दोनों में से आएगा, अन्यथा यहां से सवाल नहीं आएगा। हमें ये दोनों सूत्र याद होने चाहिए। अगली बात करते हैं साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब क्या होता है बेटा जी, साम्य अवस्था का मतलब होता है, एक मिनट पानी पी लेते हैं, तुम सब भी पानी पी लो और देखो क्या चल रहा है।
हाँ देखिए बेटा जी, अगला सवाल जो है वो हमें साम्य अवस्था से पूछा जा सकता है। साम्य अवस्था को समझते हैं। साम्य अवस्था का मतलब होता है बेटा जी कि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 के बराबर हो। किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर हो? 0 के बराबर। अब वस्तु पर बल 3 दिशाओं में हो सकता है, x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में। अब कुल बल का मतलब कुल, कि वो सभी दिशाओं में 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x दिशा में 0 है लेकिन y दिशा में 0 नहीं है। सभी दिशाओं में बल 0 के बराबर होना चाहिए, x y z, और कुल बल 0 हो गया। इसका मतलब क्या है? कुल बल 0 होने का मतलब कि ma बराबर 0, कुल बल F बराबर ma होता है और ये 0 हो गया। अब द्रव्यमान कभी 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा? त्वरण को 0 होना पड़ेगा। अब त्वरण कब 0 हो सकता है, इस बात को समझिए। त्वरण 2 कंडीशन में 0 हो सकता है, कि या तो कोई वस्तु चली नहीं हो विरामावस्था में, या तो कोई वस्तु चली नहीं हो विरामावस्था में हो, या अगर चल गई है तो उसका वेग कैसा होना चाहिए? नियत होना चाहिए। क्योंकि जब वेग नियत होगा तो हमने समझा था सरल रेखा में गति जब पढ़ी थी कि नियत वेग के लिए त्वरण 0 होता है। तो नियत वेग से चलती हुई वस्तु का त्वरण 0 हो जाएगा, और रुकी हुई वस्तु का भी तो त्वरण 0 ही होगा, क्योंकि वो तो रुकी है। बात क्लियर है? तो ये दो हमारे पास में स्थितियां हैं। अब बल हमारे पास में कितने प्रकार के हो सकते हैं? सबसे पहले अपन बात करें बहुत महत्वपूर्ण संपर्क बल, कि जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में आती है तो उनके संपर्क में आने की वजह से कौन कौन से बल हो सकते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूं बेटा जी, ये है मेरे पास में अभिलंब बल। कौन सा बल है? अभिलंब बल, जिसको हम एन से लिखेंगे। इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, अभी समझेंगे कि क्या होता है। फिर दूसरा है हमारे पास में तनाव बल, कि जब तनाव बेसिकली हम रस्सी या किसी छड़ की बात करेंगे तो ये तनाव बल हो गया। फिर है घर्षण बल, जब दो सतह आपस में संपर्क में आती हैं तो खुरदरी सतह होने की वजह से उन सतह के बीच में एक बल लगता है, उसको हम घर्षण बल कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि मान लो, सबसे पहले मैं तनाव बल की बात करता हूं, कि यहां पर दीवार से एक रस्सी यहां थी, इसे एक हमने एक लकड़ी का गुटका बांध के रखा है, फिर एक और रस्सी आगे, उससे एक और गुटका हमने बांध के रखा है। तो रस्सी में क्या होता है बेटा जी? तनाव आता है। रस्सी में क्या आता है? तनाव आता है जब भी रस्सी को हम खींचते हैं। तो ये जो तनाव होता है, ध्यान से सुनिएगा, कि यहां पर ये रस्सी है, इस रस्सी में जो तनाव है ये T1 है, और इस भाई रस्सी में तनाव, जब एक रस्सी है, एक रस्सी में तनाव हमेशा एक जैसा रहेगा हर एक बिंदु पर। फिर रस्सी बदल जाएगी तो तनाव भी बदल जाएगा। तो यहां पर रस्सी में तनाव T1, ऊपर भी तनाव T1 था और यहां पर भी T1, यहां पर भी तनाव, ये रस्सी बदल चुकी है तो यहां पर तनाव कितना? T2। अब कैसे निकाल रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा, कि यहां से जैसे ये T1 है मेरे पास में, T1 की बात करें तो T1 पर यहां पर द्रव्यमान कितना है? 2m। तो 2m की वजह से 2mg, mg लगेगा नीचे की तरफ, फिर यहां पर ऊपर T1 नीचे T1, और यहां पर इस द्रव्यमान की वजह से इसका mg नीचे की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आती है? तो साम्य अवस्था क्या कहती है? कि कुल बल 0 होना चाहिए। ये जो निकाय है ये साम्य अवस्था में रहेगा। अब साम्य अवस्था क्या कहती है? कि किसी वस्तु पर लगने वाला कुल बल 0 होना चाहिए। कुल बल 0 होने का मतलब है ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल। तो अगर यहां पर मैं इस 2m को देखूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास में 2m, इसमें ऊपर की तरफ लगेगा तनाव T1 और नीचे की तरफ इस पर बल लग रहा है कितना? 2mg। और फिर m द्रव्यमान वाले ब्लॉक को देखें तो ऊपर की तरफ तनाव T2 है, और बेटा जी नीचे की तरफ तनाव T1, और नीचे की तरफ जो बल है वो कितना है? mg। तो यहां से T1 ऊपर वाले बल बराबर नीचे वाले बल, तो T1 बराबर 2mg हो जाएगा। T1 ऊपर वाला बल, नीचे वाला बल 2mg, तो T1 बराबर 2mg। और फिर T2 की बात करें तो T1 प्लस mg, T1 कितने के बराबर? mg 2mg के बराबर, तो 2mg और mg किसके बराबर? 3mg के बराबर। 2mg और mg किसके बराबर आ चुका है? 3mg के बराबर। बात समझ में आती है बेटा सबको? आसान था, बहुत आसान था। आगे हम बात करते हैं कि किस तरीके से अभिलंब बल, नॉर्मल बल आता होगा। ध्यान से सुनिएगा, कि जैसे मान लो ये इस तरीके का हमें निकाय दिया जाएगा, कि दो लकड़ी के गुटके हैं जो आपस में संपर्क में है, इधर से हम इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दबाएंगे तो यहां से दोनों आपस में संपर्क में आएंगे, इनके बीच में जो अभिलंब बल है
अभिलंब बल जो है बेटा जी दोनों वस्तुओं पर बराबर बराबर लगता है। ये M1 M2 पर जितना बल लगाएगा ये M2 वस्तु भी इस सतह पर उतना ही बल लगाएगी। भाई जैसे यहां पर मैं बात करूं, ये जो हाथ है इसके ऊपर जितना बल लगाएगा ये हाथ भी इसके ऊपर उतना ही बल लगाएगा। तो संपर्क में आने की वजह से लंबवत दिशा में दोनों पर क्या होता है, एक बल लगता है जिसको अभिलंब बल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, अभिलंब बल कहते हैं। बात समझ में आती है सबको। तो ये M1 और ये क्या हो चुका है, M2 जो द्रव्यमान थे, तो इनके बीच में पहले तो त्वरण की बात कर लेते हैं कि भाई बल लगेगा तो पक्की बात है ये चलेगा। अब चलेगा तो त्वरण कितना आएगा, त्वरण बराबर क्या होता है, ma। तो ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे को एक निकाय मान लो। इस पूरे को क्या मान लो, एक निकाय मान लो। निकाय मानने से क्या होगा, ये कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2 के बराबर हो जाएगा। और बल लगाया है तो ये वस्तु इधर की तरफ चल रही है कितने से, A त्वरण से। तो कुल बल बराबर क्या होता है, ma। हमें त्वरण निकालना है, A बराबर F बटा कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2। तो यह आ गया F बटा M1 प्लस M2। और ये जो इनके बीच में हम अभिलंब बल की बात कर रहे हैं ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से M2F बटा M1 प्लस M2, याद रखने का है बेटा जी। तो इस तरीके से ये नॉर्मल है इनके बीच में। बाकी अभी मैं तुम्हें लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा बेटा जी, एक बहुत सुंदर सी ट्रिक है हमारे पास में, ये तनाव अभिलंब बल निकालने की। उससे तुम्हारे सारे एनएलएम खत्म हो जाएगा, उससे एनएलएम का इतिहास ही खत्म हो जाएगा उससे। एक बहुत ही सुंदर सी ट्रिक है हमारे पास में, ध्यान से सुनिएगा। आगे हम बात करते हैं जैसे कि हमें ये 3 बक्से हैं एक दूसरे के ऊपर रखे हैं इस तरीके से। हमें इनके बीच में मान लो कि ये सतह संपर्क में आती है, तो यहां से ये निकालने का है हमें कि इस सतह के संपर्क में आने की वजह से इस सतह का जो अभिलंब बल है N1 है, इन दोनों की संपर्क सतह पर अभिलंब बल N2, इन दोनों की संपर्क सतह पर अभिलंब बल कितना है, N3। हमें N1 N2 N3 निकालना है। बहुत मुश्किल नहीं है, इसको सिर्फ इतना सा समझिए कि जहां पर मेरे को अभिलंब बल पूछा जाए उन सभी को, जैसे यहां अभिलंब बल N1 पूछा था, इन तीनों बक्सों को उठाकर सिर पर रख लो। इन तीनों बक्सों को उठाकर क्या रख लेते हैं, सिर पर रख लेते। तो अब कितना वजन लग रहा है भैया, कितना वजन लग रहा है इनको सिर के ऊपर रखने से, वही इस सतह का अभिलंब बल है। वही इस सतह का क्या है, अभिलंब बल है। तो मैंने जैसे ही इन तीनों को उठा लिया है सिर के ऊपर, तो कुल द्रव्यमान M 2M 3M कितना हो चुका है, 6M। अब जैसे सिर पर रखा तो mg कितना हो गया, 6mg। तो इस सतह का जो नॉर्मल है वो 6mg के बराबर है। बात समझ में आती है। जिस सतह का पूछा जाए उसी सतह से द्रव्यमानों को सिर के ऊपर रख लो, और जितना द्रव्यमान, जितना वजन हमें लग रहा है वही उस सतह का अभिलंब बल होता है। बात समझ में आती है। आगे हम बात करते हैं इस सतह नंबर 2 पर, ये N2। अब इस सतह को उठा लो, इस सतह को उठा लो। तो कितना द्रव्यमान उठाया मैंने, 2M और 3M, टोटल कितना हो गया, 5M। कितना हो गया, 5M। 5M की वजह से mg कितना, 5mg। इसका मतलब N2 बराबर 5mg। बात समझ में आती है। फिर भाई 3M को उठा लो, अब N3 पूछा है तो 3M को उठा लिया, तो ये हो गया 3M। इसकी वजह से कितना, 3mg। ये लो, N3 बराबर 3mg। एकदम में आसान सवाल है, कोई बड़ी दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए हमारे पास में ये आ चुका है अब कि F 2 ब्लॉक थे, इनका द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान M1 है, दूसरे का द्रव्यमान M2 है। जब इनको F बल से खींच रहे हैं तो इस रस्सी में कितना तनाव आएगा। पक्की बात है, जब हम रस्सी को खींचने की कोशिश करेंगे तो रस्सी में तनाव आएगा ही आएगा। और हम किसी बल से खींच रहे हैं तो इस पूरे निकाय का एक त्वरण आएगा। त्वरण निकालने के लिए कुछ ज्यादा नहीं सोचने का है, जितने भी द्रव्यमान दिए हैं अलग अलग, उन सबको एक निकाय मान लो, जैसे कि यहां माने थे। तो अब कुल द्रव्यमान, ये जो रस्सी हम मान के चलते हैं ये द्रव्यमानहीन मान के चलते हैं कि रस्सी का कोई द्रव्यमान नहीं है। तो इनको एक निकाय मान लेंगे। तो कुल द्रव्यमान M1 और M2 कितना हो गया, M1 प्लस M2। इसको बल F से खींच रहे हैं और कुल त्वरण A है। तो त्वरण A बराबर F बटा द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना, M1 प्लस M2। और तनाव कितना, M2F बटा M1 प्लस M2। बात समझ में आती है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा, जैसा यहां पर हुआ बिल्कुल ऐसा ही यहां पर होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, इसकी एक ट्रिक है वो अपन करेंगे और तुम सारे उससे बहुत अच्छे से सवाल करोगे। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास में आ जाएगा। क्लियर बात। फिर अगला सवाल आता है कि ये तो हमने
द्रव्यमानहीन रस्सी ले ली। मान लो कि कोई रस्सी ऐसी हो जिसके पास में द्रव्यमान, जिसको हम भारी रस्सी बोलते हैं, जिम में देखा होगा, ये वीडियो में देखे होंगे कि जो लोग जिम कर रहे होते हैं 2 रस्से पकड़ के ऐसे ऐसे मेहनत कर रहे होते हैं, वो होती है भारी रस्सी। भारी रस्सी की महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसके हर एक बिंदु पर तनाव अलग अलग होता है। भारी रस्सी के हर एक बिंदु पर तनाव अलग अलग होता है। तो जैसे मान लो कि ये एक भारी भरकम रस्सी ली थी हमने यहां से, ये एक भारी भरकम रस्सी है जिसमें यहां से इसका द्रव्यमान m और इसकी लंबाई l दे रखी है। तो पीछे से यहां से जब इसको किसी बल F से खींच लिया है हमने, जब हमने इस रस्सी को किसी बल F से खींचा है, तो यहां से x दूरी पर इस पर कितना तनाव होगा, इस बिंदु पर तनाव कितना होगा। तो ये दूरी x है, तो क्या हो जाएगा, तनाव T बराबर, तनाव देखिए बेटा जी, तनाव T बराबर यहां से ये जो बल हमने लगाया है इस पर, ये बल F है, ये बल कितना है बेटा जी, ये बल F है। तो इस पर ये जो तनाव T हो जाएगा, ये हो जाएगा F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल। इतना जो तनाव आ जाएगा इसमें, इस बिंदु पर x क्या है, इसकी जिस एंड पर बल नहीं लगाया गया उसके पीछे से x दूरी है। ये क्लियर बात, ये पता होना चाहिए हमें। फिर बात करते हैं हम घिरनी की। देखिए बेटा जी, घिरनी की बात करते हैं। तो ये घिरनी अभी हम यहां पर हमारे पास में निश्चित घिरनी है, घिरनी नहीं चल रही है। तो इसमें अगर अपन बात करें कि मान लो कि m1 द्रव्यमान ज्यादा है m2 से, तो m2 की वजह से m2g नीचे, m1 की वजह से m1g नीचे। मान लेते हैं कि ये रस्सी, अब भाई m1 ज्यादा है तो ये a त्वरण से नीचे आ रहा होगा, ये a त्वरण से नीचे तो ये a त्वरण से ऊपर। अब रस्सी में तनाव भी आएगा, यहां पर तनाव T है तो यहां पर तनाव T, क्योंकि रस्सी नहीं बदलती है, क्योंकि रस्सी नहीं बदली है, रस्सी एक ही है तो तनाव भी बराबर होगा। तो अब यहां पर अगर बात करें तो चल रहे हैं, तो कुल बल बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, बड़ा बल माइनस छोटा बल। अब ऊपर की तरफ लेकर जाया जा रहा है, यहां नीचे आ रहा है, तो नीचे लाने वाला जिस दिशा में चलते हैं उसी दिशा के बल ज्यादा होते हैं, उसी दिशा के बल बड़े होते हैं। तो नीचे की तरफ m1g और ऊपर की तरफ t, इसका मतलब m1g ज्यादा तो बड़ा माइनस छोटा, m1g माइनस t बराबर ma कुल बल। तो ये हो गया m1g माइनस टी बराबर ma, m कितना है m1 इंटू ए। तो ये आ गया इस वस्तु के लिए। इस वस्तु के लिए अगर बात करें, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसको तनाव खींच रहा है, तो इसका बड़ा फोर्स कौन सा है, तनाव है। तो बड़ा फोर्स, बड़ा बल T माइनस छोटा बल m2g, तो T माइनस m2g बराबर हो गया किसके, m2a के। क्लियर बात, इसको हल करेंगे तो त्वरण बराबर तो कितना आ गया, m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू जी, और तनाव कितना आ गया 2m1 m2 बटा m1 प्लस m2 जी। कह रहा हूं तनाव निकालने की ट्रिक आएगी हमारे पास में, और बहुत अच्छी ट्रिक आएगी। और त्वरण की तो वही बात आ गई, एक निकाय मान लो, इसको पूरे को एक निकाय मान लो। तो यहां पर पूरे को एक निकाय मानूंगा तो मेरे पास में कुल बल कितना, कुल द्रव्यमान कितना, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। आगे की तरफ बल कितना है m1g, इधर की तरफ बल कितना है m2g, और गाड़ी इधर की तरफ चल रही है। उल्टा लिख दिया क्या, हाँ उल्टा लिख दिया बेटा जी। देखिए इधर की तरफ है हमारे पास में m2g और इधर की तरफ है m1g, बात क्लियर है। और त्वरण इधर की तरफ है, तो हमें त्वरण कितना मिलता है, कुल बल बटा कुल द्रव्यमान। तो कुल बल की बात करें तो बड़ा बल माइनस छोटा बल, बड़ा बल कितना है m1g माइनस m2g, तो m1 माइनस m2 इंटू जी, तो m1g माइनस m2g और डिवाइडेड बाई कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। और ये तनाव हमारे पास में, हम इसको ज्ञात करने का तरीका बताएंगे। बाकी तुम इस तरीके से याद रख सकते हो कि कुल बल हमने अभी देखा कि परिणामी खिंचाव बल, की परिणामी खिंचाव बल कितना है, तो m1g इधर खींच रहा है, m2g इधर, तो बड़ा m1g है तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो परिणामी खिंचाव बल आ जाएगा। तो बड़ा यहां पर m1g माइनस m2g, ये आ गया परिणामी। क्लियर बात, और खींचा गया कुल द्रव्यमान, कुल कितना द्रव्यमान खींच रहे हैं, m1 प्लस m2। तो इसको सोल्व कर देंगे तो m1 माइनस m2 और g को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास में उत्तर आ जाता है बेटा जी। फिर तनाव की बात करें तो आसान है कि कैसे, 2 इंटू द्रव्यमानों का गुणनफल बटा द्रव्यमानों का योग इंटू जी। बहुत आसान है कि 2 गुणा द्रव्यमानों का गुणन, जितने भी द्रव्यमान उनको गुणा कर दो और बटा कर दो क्या, द्रव्यमानों का योग और इंटू जी। ये इस तरीके से हम तनाव भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आती है।
आगे चलते हैं हम। हमारे पास में जैसे कि ये एक सवाल आ गया कुछ इस तरीके का, आसान है, इसमें भी कुछ ज्यादा सोचने का नहीं है, ज्यादा समझने का नहीं है, कि हमारे पास में ये एक M2 द्रव्यमान है, इसकी वजह से नीचे की तरफ आ चुका है यहां M2G, ये त्वरण A मान लेते हैं, ये भी इधर की तरफ A से आएगा। तो हमें पूछा गया कि कुल त्वरण कितना हो जाएगा। अब कुल त्वरण के लिए वही बात जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया था, कुल त्वरण के लिए वही बात जैसे कि हमने पीछे वाले सवाल में किया था कि देखिए पूरे को एक निकाय मान लेते हैं, पूरे को क्या मान लेते हैं, एक निकाय मान लेते हैं। तो कुल द्रव्यमान तो कितना हो गया M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। अब इधर की तरफ कोई बल नहीं है, पूरा का पूरा बल इधर की तरफ है M2G, तो परिणामी बल कितना है M2G, और कुल द्रव्यमान कितना M1 प्लस M2, ये आ गया है त्वरण। परिणामी बल बटा कुल द्रव्यमान, तो ये आ गया त्वरण M2G बटा M1 प्लस M2। और तनाव की बात करें, तनाव की अगर बात की जाए तो ये आ गया M1 M2 बटा M1 प्लस M2 इंटू G। ये भी हम निकालना सीखेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बाकी निकालने के लिए सिंपल सी बात कि M2G ज्यादा था तो M2G माइनस T बराबर M2A, और ये आ गया हमारे पास में यहां से T बराबर M1A, T1 की वैल्यू, ये T की वैल्यू पुट करेंगे और तनाव आ जाएगा। फिर अगला हमारे पास में महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है बेटा जी स्प्रिंग बल। हम स्प्रिंग बल की बात करें तो कुछ इस तरीके की हमारे पास में स्प्रिंग होती है, जिसमें ये इसकी प्राकृतिक लंबाई है, नेचुरल लेंथ जिसे कहते हैं। तो यहां से अगर बात करें तो एक साइंटिस्ट हुए थे हुक नाम के, उन्होंने स्प्रिंग में कितना बल होता है जब अपन स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस से कितना बल लगाती है, वो होता है माइनस के एक्स के। एक्स यहां पर स्प्रिंग की लंबाई में होने वाला परिवर्तन है, ये हो गया माइनस के गुणा एक्स। एक्स यहां पर स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन को दिखाता है। एक मिनट बेटा जी, हाँ, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन को बताता है। और के यहां पर स्प्रिंग नियतांक है। के क्या है, स्प्रिंग नियतांक, जो सवाल में बताया जाता है। अब अपन चलते हैं सीधे सीधे, क्या सवाल पूछा जा सकता है कि ये एक स्प्रिंग है जिसको हमने रोक के रखा था, यहां से एक ब्लॉक था, अब जैसे ही छोड़ दूंगा तो ये स्प्रिंग धीरे 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 नीचे आएगी, धीरे धीरे नीचे आएगी और यहां पर रुक जाएगी। ये इसकी माध्य स्थिति है, ये इसकी माध्य स्थिति है, ये है इसकी माध्य स्थिति, मीन पोजीशन कह लो, कि यहां धीरे धीरे आके लास्ट में ये रुक जाती है। तो ये स्प्रिंग इस अपने वजन की वजह से कितना खिंच के नीचे आई होगी, तो हमें ये इसकी जो खिंचाव है या इसकी लंबाई में होने वाला ये परिवर्तन निकालना है। तो कितना हो जाएगा, साम्य अवस्था पर अगर बात करें तो क्या होता है, इसमें नीचे की तरफ लगा यहां पर mg और ऊपर की तरफ लगा क्या, स्प्रिंग बल, कितना, ये। बेटा जी कुछ नया नहीं है, यहां पर हमें यह ध्यान में देना है कि जो स्प्रिंग है इसको ही रस्सी बोल दो, स्प्रिंग को क्या बोल दो, रस्सी बोल दो। तो यहां पर साम्य अवस्था में नीचे वाला बल, भाई अब रस्सी यहां पर आकर रुक जाएगी, या मैं कह दूं स्प्रिंग यहां आकर रुक जाएगी। अब रुकने का मतलब क्या है कि नीचे खींचने वाला बल बराबर ऊपर खींचने वाला बल। तो mg बराबर किसके, स्प्रिंग बल के। mg बराबर क्या है, स्प्रिंग बल बराबर आ गया है mg के, और स्प्रिंग बल कितने के बराबर है, kx के बराबर। हम सवाल सोल्व करने के लिए माइनस के चिन्ह को काम में नहीं लेंगे, तो यहां पर ये आ गया x बराबर कितना, mg बटा k। ये अपन इस माइनस को भी अपन प्लस बोल सकते हैं कि ये mg बटा k, इसकी लंबाई में जो परिवर्तन आया वो कितने का है, mg बटा k का। बहुत बढ़िया। आगे स्प्रिंग में अगर बात करें तो स्प्रिंगों के संयोजन की बात करते हैं। स्प्रिंग का दो तरीके से संयोजन किया जा सकता है, जैसे प्रतिरोधों का संयोजन तो सबको याद होगा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, इस स्प्रिंग का नियतांक K1 है, इस स्प्रिंग का नियतांक K2 है। तो इनका जो तुल्य नियतांक है, तुल्य स्प्रिंग नियतांक है, वो हमें मिलता है किसके बराबर, 1 बटा K इक्विवेलेंट बराबर 1 बटा K1 प्लस 1 बटा K2। याद रखना है, कैसे याद रखोगे, प्रतिरोधों का सबको याद होता है, प्रतिरोधों का जो होता है उसका उल्टा होता है, समांतर क्रम का श्रेणी क्रम में और श्रेणी क्रम का समांतर क्रम में। बात समझ में आती है। देखिए यहां पर दो स्प्रिंग समांतर क्रम में जुड़ी थी तो इनका तुल्य नियतांक आ चुका है K1 प्लस K2। क्लियर बात। अगर मान लो कि मेरे पास में ऐसी कुल n स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होगी तो इनका जो तुल्य नियतांक है वो हो जाएगा कितना, K बटा n के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, K बटा n के बराबर। फिर यहां से अगर बात करें कि समांतर क्रम में भी मान लो कि मेरे पास में कुल
एन स्प्रिंग है जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, तो के जो इनका तुल्य नियतांक है वो एन इंटू के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? एन इंटू के बराबर। और ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ये सारे के सारे के कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। यहां पर भी सारे के कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बात समझ में आती है? फिर अगला कॉन्सेप्ट है कि मान लो कि स्प्रिंग को काटते हैं, तो कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को काटने पर क्या होता है? इस स्प्रिंग को बीच में से काट दिया, तो एक स्प्रिंग की लंबाई L1 है और दूसरी स्प्रिंग की लंबाई हमने मान लिया कि L2 है। तो जब भी स्प्रिंग को काटते हैं तो स्प्रिंग के लिए यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक और उसकी जो लंबाई का जो गुणनफल है वो नियत होता है। स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक और इसकी लंबाई का गुणनफल हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। कितनी ही लंबाई काट दो भले। तो जैसे कि यहां पर जब स्प्रिंग को दो टुकड़े कर दिए गए, तो एक टुकड़े का नियतांक K1 और उसकी लंबाई L1, तो K1 इंटू L1 बराबर होना चाहिए K2 L2 के बराबर। K2 यहां पर दूसरे टुकड़े का नियतांक और दूसरे टुकड़े की लंबाई है। बात क्लियर है? ये इस बात को संतुष्ट करने चाहिए। और ये जो स्प्रिंग नियतांक है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है L के। मतलब जितना ज्यादा बड़ा टुकड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा टुकड़ा होगा रस्सी में, स्प्रिंग का जितना ज्यादा बड़ा टुकड़ा कर देंगे उसका स्प्रिंग नियतांक उतना ही ज्यादा कम होता है। बात समझ में आती है? तो ये हमें पता होना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर बात करें कि कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास में एक बहुत महत्वपूर्ण और फेमस सा सवाल है कि एक स्प्रिंग, ये दो स्प्रिंग है जिसे ब्लॉक लगा के रखे हैं, अगर नीचे वाली स्प्रिंग को काट दे, इसका स्प्रिंग नियतांक K दिया हुआ है, इसका स्प्रिंग नियतांक हमें 2K दिया हुआ है। नीचे वाली स्प्रिंग को अगर काट दिया जाएगा तो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारे पास में नीचे वाली स्प्रिंग है 2M, इसको काट दिया तो ये तो स्वतंत्र रूप से नीचे गिरेगी। स्वतंत्र रूप से नीचे गिरने का मतलब है गुरुत्व के अधीन गति। तो गुरुत्व के अधीन गति में बात करें तो ये नीचे की तरफ त्वरण इसका किसके बराबर हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण G के बराबर हो जाएगा। लेकिन ये वाली जो स्प्रिंग है इसको जैसे काट दिया, ये वाली स्प्रिंग ऊपर खींचेगी, ये वाली स्प्रिंग ऊपर खींचेगी। तो जिस क्षण पर काटा जाता है हम उस क्षण की बातें करते हैं कि उस क्षण पर त्वरण क्या रहा होगा। तो जिस क्षण पर काट दिया गया तो इसमें पहले नीचे की तरफ 2mg था। फिर यहां से बात करें कि मान लो कि ये मैं बोल रहा था कि स्प्रिंग को हमें क्या मान लेना? रस्सी। तो यहां पर तनाव T और यहां पर भी तनाव T, साम्य अवस्था में थे तो ये 2mg के बराबर है, ये भी किसके बराबर है? 2mg के बराबर। और इसका खुद का mg अलग से आएगा, तो ऊपर की तरफ अब 2mg और mg कितना हो गया? 3mg। तो जिस क्षण पर इसको काट दिया गया ऊपर की तरफ इस पर कितना बल था? 3mg। और ये तो कट के नीचे चला गया, इसका खुद का mg बच गया। तो 3mg माइनस mg बराबर ma। तो a बराबर कितना आ गया? 2g। a बराबर कितना? 2g। ये हमें पता होना चाहिए बेटा जी। फिर बात करें यहां से कि जैसे यहां पर हमें दिया गया कि प्रारंभिक खिंचाव की बात करें कि प्रारंभ में स्प्रिंग में कितना खिंचाव आएगा। तो प्रारंभ में ऊपर वाली स्प्रिंग की बात करें तो ऊपर वाली स्प्रिंग पर कुल बल कितना था? 3mg। स्प्रिंग बल किसके बराबर होता है? kx के। तो kx बराबर 3mg। तो x ऊपर वाली रस्सी में 3mg बटा के, और यहां वाली रस्सी में भी अपन बात कर सकते हैं ऐसे कैसे, तो ये आ जाएगा लोअर में mg बटा के। तो यहां से ये हमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपस में जुड़ी हुई वस्तुओं की गति, कि जब दो वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई होती है तो उनके बीच में कैसी गति होती है। दो वस्तुओं का जुड़ाव का मतलब उनके बीच में कंस्टेंट बाधाएं हैं कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में वो जैसे चलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। तो ये हो गई है बाधित गति, कंस्ट्रेंट मोशन, कि अब दो लोग हैं जो एक ही लाइन में चल रहे हैं, अब मेरे आगे वाला जैसे चलेगा मेरे को वैसे ही चलना पड़ेगा। अगर वो सीधे चला तो मेरे को सीधे चलना है, वो घूम गया तो मेरे को घूमना भी है। इसका मतलब मैं आगे वाले आदमी के साथ में कंस्टेंट हूं, उसके साथ बांध के रखा है मेरे को, तो इसको बोलते हैं अपन बाधित गति। बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमारे पास में आता है कि रस्सी से हमने दो ब्लॉक बांध दिए हैं, तो पहले वाला ब्लॉक जैसे चलेगा रस्सी दूसरे ब्लॉक को वैसे ही खींचेगी। तो ये जो रस्सी होती है, रस्सी में हर बिंदु का वेग समान होता है। जब अपन किसी रस्सी को, मान लो कि इस रस्सी को मैं यहां से खींच रहा हूं, तो इन सभी बिंदुओं पर वेग बराबर होगा। इन सभी बिंदुओं पर वेग क्या होगा? बराबर होगा। सभी पर वेग v v v होगा। किसी एक बिंदु पर वेग अगर v है तो सभी बिंदु पर वेग v होगा। दो अलग अलग बिंदुओं पर दो अलग अलग वेग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु ज्यादा तेजी से नहीं चल सकता। इसी को बोलते हैं स्प्रिंग में ये जो रस्सी है, रस्सी की वजह से बाधित गति। हमें ध्यान देना है कि सभी बिंदुओं पर वेग एक जैसा होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात,
कि जब हम हमेशा वेग का घटक रस्सी के अनुदिश लेते हैं, ना कि रस्सी का वेग के अनुदिश। जब भी हम रस्सी में बाधित गति की बात करेंगे तो वेग का घटक हम रस्सी के अनुदिश लेते हैं, ना कि रस्सी का घटक वेग के अनुदिश। देखिए समझते हैं, ये एक सवाल लिया है मैंने यहां पर कि ये मेरे पास में एक ब्लॉक है ए, जिसको यहां पर हम खींच रहे हैं v वेग से, और ये एक दूसरा ब्लॉक है b, जिसको यहां से ये जैसे इसको खींचेंगे तो ये वाला ब्लॉक आगे आएगा, इसको ऊपर से खींचा तो ये आगे आएगा, इसका वेग मान लिया है vb। क्लियर बात। और ये रस्सी यहां पर इसे बांध के रखी है, ये कोण दिया गया है थीटा। तो हमें पूछा गया कि ये जो वेग v है इसका इस vb के साथ क्या संबंध है। तो ये अगर वेग रस्सी को यहां से v से खींच रहा है तो ये भी v से जाएगा, ये वाला वेग यहां वाला पॉइंट भी v वेग से आगे जाएगा, क्योंकि रस्सी पर सभी बिंदुओं पर वेग कैसा होगा, बराबर। तो ये v, ये भी v, ये भी v, सभी वेग v। तो अब इस vb का कंपोनेंट लेंगे, बोला है वेग का कंपोनेंट रस्सी के अनुदिश, तो इस vb का घटक लो इधर, vb का इधर की तरफ घटक कितना, vb cos थीटा, जो कि किसके बराबर होना चाहिए, v के बराबर, क्योंकि रस्सी पर दो तरीके के वेग नहीं हो सकते हैं। बात समझ में आती है। तो दिस v मस्ट बी इक्वल टू vb cos थीटा। बात क्लियर है सबको। आगे बात करते हैं गतिमान घिरनी, कि जब कोई, अभी तक हमने घिरनी पढ़ी थी कि घिरनी रुकी हुई है, अब हम बात कर रहे हैं कि कोई रस्सी जो घिरनी है वो गति कर रही हो, गतिमान अवस्था में हो। तो ये घिरनी ऊपर की तरफ जा रही है वीपी से, और ये रस्सी इधर से वीबी से, और ये रस्सी इधर से वीए से आ रही है। इनके वेग है कि मान लो यहाँ पर दो ब्लॉक लटका के रखे हैं, दोनों ब्लॉक भी आपस में गति कर रहे हैं और रस्सी भी आपस में गति कर रही है। तो इस बिंदु का वेग वीए और इस बिंदु का वेग वीबी। तो जो पुली का जो वेग है, घिरनी का जो वेग है, वीपी बराबर वीए प्लस वीबी बटा 2 के बराबर होता है। इसका अगर अवकलन कर दिया जाएगा तो हमें त्वरण मिलेगा। तो त्वरण की अगर बात करें तो ए बिंदु का त्वरण प्लस बी बिंदु का त्वरण, इन दोनों का जोड़ करके अगर आधा कर दें तो वो हमें त्वरण मिल जाएगा इस घिरनी का। बात समझ में आती है। फिर अपन बात करते हैं विस्थापन की। तो यहां से देखेंगे कि जब दोनों वस्तुओं के विस्थापन की अगर बात करें, इस बिंदु का विस्थापन और इस बिंदु का विस्थापन, दोनों विस्थापन को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस घिरनी का विस्थापन। बात समझ में आती है। तो बच्चों जैसा कि हमने ये देखा है कि कैसे गतिमान घिरनी के लिए हम जब घिरनी गतिमान होती है तो कैसे हम घिरनी का वेग निकालते हैं, किस तरीके से घिरनी का हम विस्थापन निकालते हैं और किस तरीके से हम घिरनी का त्वरण निकालते हैं, ये सारी बातें हमने सीख ली है। अब आगे इस पर बेस्ड हम जैसे 2 सवालों की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये एक सवाल है हमारे पास में, इसको हल करने की कोशिश करते हैं हम। देखिए बेटा जी, हमें पूछा गया कि हमारे पास में 2 ब्लॉक है ए बी और एक तीसरा ब्लॉक है सी। इस ए और बी का हमें वेग बताया हुआ है लेकिन सी का वेग नहीं बताया है, हमें सी का वेग निकालना है। बात समझ में आती है बेटा जी। तो यहां से देखिएगा कैसे। अब देखिए ये जो घिरनी है, जैसे ये ब्लॉक सी नीचे आ रहा होगा, मान लेते हैं नीचे आ रहा होगा, कि हमें नहीं पता नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये नीचे आ रहा है तो ये घिरनी ऊपर जाएगी। अगर इधर वाला सिस्टम पूरा नीचे आ रहा है तो घिरनी नीचे आ रही है, इसका मतलब घिरनी कैसी है, गतिमान है। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि घिरनी का जो वेग है, इसको मैं बोल देता हूं कि ये है वीपी। अब देखते हैं ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। ध्यान से देखिए, मेरे को पता है कि वीपी बराबर ए बी, वी ए प्लस वीबी बटा 2 होता है। अब ये 1 से ऊपर जा रहा है, ये 2 से नीचे आ रहा है, तो दिशा बदल चुकी है, -2 बटा 2, और ये आ चुका है बेटा जी कितना, -1 बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ऊपर वाली दिशा को धनात्मक लिया है लेकिन उत्तर कैसा आया, माइनस। इसका मतलब ये है कि ये जो घिरनी है ये नीचे की तरफ आ रही है, कितने से, 1 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड से, 1 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड से। तो अब यहां से मैं देख पाऊंगा कि ये 1 मीटर प्रति सेकंड से नीचे आ रहा है, तो पक्की बात है कि ये जो ब्लॉक है ये ऊपर की, क्योंकि इसको तो यही खींचने में लगा हुआ है, तो ये कितने से जा रहा होगा, 1 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड से। बात समझ में आती है बेटा जी। और यहाँ पुली का ये तो रुकी हुई है, तो ये आ गया मेरे पास में कितना, 1 बटा 2 मीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर है। अब आगे अगर मैं बात करूं तो जैसे मेरे को एक सवाल दिया गया बेटा जी, अब एक तरीका और है, उसको कैसे लिखेंगे। एक तरीका ऐसे है, इसको समझिए। पहले सभी रस्सियों में तनाव निकाल लीजिए। पहले क्या कर लीजिए, सभी रस्सियों में तनाव निकाल लो। मैं मान लेता हूं कि इस रस्सी में तनाव ऊपर की तरफ T है, तो यहां से यहां तक रस्सी एक ही है, तो यहां पर भी तनाव कितना, T। तो यहां भी T, यहां पर भी T। ये पूरी रस्सी एक ही है, तो यहां पर भी तनाव T और यहां पर भी तनाव T, ये T और ये T।
अभी भी रस्सी नहीं, देखिए रस्सी एक ही है, पूरी की पूरी रस्सी एक ही है, तो एक रस्सी, जब तक रस्सी नहीं बदलती है बेटा जी हमें पता है कि तनाव भी नहीं बदलता है। तो यहां पर तनाव T, तो यहां पर भी तनाव T। अब ये T और T ऊपर की तरफ, इस पर कितना हो गया है 2T, T और T ऊपर की तरफ कितना हो गया है 2T, T और T ऊपर की तरफ यहां भी कितना 2T। ये बहुत आसान तरीका है बेटा जी, इससे आसान तरीका इन सवालों को करने का और तरीका नहीं है। इसको समझ लीजिए, सबसे पहले हमें रस्सी में तनाव देखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब कौन सी पुली घूम रही है, कौन सी पुली चल रही है, नहीं चल रही है, इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है। पूरा तनाव निकाल लो कि भाई ये रस्सी ऊपर 2T, ये भी 2T से और ये भी 2T से, बहुत बढ़िया। तो यहां से अगर मैं देखूं कि ये ऊपर की तरफ गया, जब तनाव और वेग एक ही दिशा में हो तो धनात्मक ले लो और दोनों को गुणा कर दो, तो 2 गुणा 2T, बहुत बढ़िया। अब यहां पर भी अगर देखें तो मेरे को इसका तो दिशा नहीं पता, तो ऐसे कैसे लिख लो, प्लस VB गुणा 2T, ऐसे कैसे लिख लो, बहुत बढ़िया। यहां देखोगे तो तनाव ऊपर की तरफ है, वेग नीचे की तरफ है, दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। कैसे हैं, विपरीत दिशा में है। तो जब भी विपरीत दिशा में हो तो माइनस ले लो और इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यहां से वेग आ गया 3 और ये आ गया है 2T, और इसको पूरे को क्या कर दो, बराबर 0। बात समझिए बेटा जी, क्या किया है कि रस्सियों में तनाव देख लो और फिर वेग देखो। अगर तनाव और वेग दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों का गुणन धनात्मक, और दोनों अलग अलग दिशा में है तो गुणन कैसा, ऋणात्मक। दिशा जिसकी नहीं पता है उसको धनात्मक ले लो, बात समझ में आती है, और सबको जोड़ के क्या कर देते हैं, बराबर 0। तो यहां से कितना हो गया, ये हो गया 4T, ये हो गया 2VB गुणा T, और ये हो गया है 6T बराबर 0। बात क्लियर है। T खत्म हो गया सब जगह से, 6 में से 4 गया तो -2 बच गया, 2VB यहां बच गया -2 बराबर 0। तो VB बराबर आ गया बेटा जी 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आती है। इसका मतलब ये जो VB आ गया है ये धनात्मक आया है, और धनात्मक आया है तो धनात्मक हमारी दिशा कौन सी है, ऊपर वाली। बात समझ में आती है। तो ये ऊपर की तरफ गया कितने से, 1 मीटर प्रति सेकंड से। ये एक तरीका है और बहुत सुंदर तरीका है बेटा जी, इसका हमें पता होना चाहिए, और बहुत आसान तरीका ये है। आगे चलते हैं हम। देखिए आगे जैसे एक सवाल आया है, ये भी बहुत फेमस सा सवाल है, पूछा जा सकता है। देखिए तरीका समझिए कैसे मैं लिखूंगा। बोला गया कि हमारे पास में ये 2 ब्लॉक हैं, ये 2 पुलियों के माध्यम से ऐसे बांध के रखा है हमने, बाधित गति है, ये चलेगा तो ये भी चलेगा, और जैसे B ब्लॉक चलेगा वैसे ही A ब्लॉक को चलना पड़ेगा, बाधित गति है। तो अब ये VB से चल रहा है, ये VA से चल रहा है, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, VA और VB के बीच में संबंध क्या है कि दोनों एक साथ बाधित गति करे। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि अगर यहां इस रस्सी में तनाव T है तो रस्सी यहां से लेकर यहां तक एक ही है, तो जब यहां तनाव T तो यहां पर भी तनाव कितना T। अब इधर T है तो इधर भी तनाव कितना T, बहुत बढ़िया। ये T और T इधर कितना हो गया है 2T, बहुत बढ़िया। इधर भी तनाव T, इधर भी तनाव T, ये T और T कितना 2T, बहुत बढ़िया। अब B ब्लॉक को देखिए, B ब्लॉक की अगर A ब्लॉक को देखिए, अगर A ब्लॉक पर देखूं तो कुल तनाव 2T है और इसका वेग इधर की तरफ VA, और B ब्लॉक को अगर देखोगे तो T और 2T, इसके ऊपर कुल तनाव कितना है 3T, 2T प्लस T कितना हो गया 3T, और ये इसका वेग इधर को है VB। क्या बात समझ में आती है पब्लिक? बोलिए बच्चे, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ये बात तुमको समझ में आता है? तो ध्यान से देखिएगा, वही बात जो हमने पहले दोहराई थी कि अगर तनाव और वेग एक ही दिशा में होते हैं तो उनका गुणन धनात्मक होगा। अगर तनाव और वेग एक ही दिशा में है तो प्यारे बच्चों गुणन कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो 2T गुणा VA, बहुत बढ़िया। और अगर तनाव और वेग दोनों विपरीत दिशा में हैं तो उनका गुणन कैसा होगा रे बाबा, कैसा होगा बताइए? उनका जो गुणन है वो ऋणात्मक होगा बच्चे, ऋणात्मक होगा। तो -3T गुणा VB बराबर 0। ये लो आंसर आ गया बेटा जी। तनाव से तनाव खत्म हो गया, इधर बच गया 2VA, इधर बच गया 3VB। तो VA बराबर कितना आ गया रे बाबा, 3/2 इंटू VB। ये लीजिए बच्चे, एकदम पका सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। सिंपल सी प्रोसेस है, रस्सी में पूरी तनाव निकालिए,
कहां कहां कितना तनाव है वो लिख लीजिए, और फिर ब्लॉक को देखें उसका वेग किधर है। तो तनाव और वेग एक ही दिशा में है तो उनका गुणन धनात्मक होगा, और तनाव और वेग विपरीत दिशा में है तो बच्चा पार्टी उनका गुणन ऋणात्मक होगा, और लास्ट में सबका योग क्या करना है, 0 करना है। हमें उत्तर मिल जाएगा। इस बात में फंसने का ही नहीं है कि घिरनी पुली जिसे कहते हैं वो चल रही है कि नहीं चल रही है, वो देखने का ही नहीं है। बात समझ में आती है? तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास में है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि हम किसी वस्तु के ऊपर अगर बल लगाते हैं, कि जैसे कि मान लो कि मैं इसके ऊपर अगर बल लगाऊं तो ये बोर्ड भी मेरे ऊपर एक बल लगाता है, कि हर एक क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया जरूर होगी, हर एक क्रिया के ऊपर प्रतिक्रिया जरूर होगी। बात समझ में आती है? तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि यदि वस्तु ए वस्तु बी पर बल लगाती है तो वस्तु बी को भी वस्तु ए पर समान परिमाण और विपरीत दिशा का बल लगाना चाहिए। यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है प्यारे बच्चों, कि अगर मैं यहां से अगर किसी दीवार के ऊपर बल लगा रहा हूं तो जितना बल लगा रहा हूं दीवार मेरे ऊपर भी उतना ही बल लगाएगी विपरीत दिशा में। यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ में आता है? यही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास में आ गया है निर्देश तंत्र। इसको जानने से पहले मैं एक छोटी सी बात, ये हम छोड़ रहे थे, इसको समझ लीजिए कि अगर 1 2 का मतलब क्या है, कि जैसे कि मान लो कि ये एक ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2 है। 1 ने 2 के ऊपर जितना बल लगाया है 2 ने भी इसके ऊपर उतना ही बल लगाया है। बात समझ में आती है? तो इन दोनों के बीच में संबंध कैसा? अरे बोला है भैया परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी रे बाबा। दिशा कैसी होगी? विपरीत होगी। बात समझ में आती है? तो दिशा विपरीत होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा। कैसा चिन्ह? माइनस का। विपरीत सदिश तुमको याद होगा, विपरीत सदिश वो होते हैं जिनका परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा कैसी होती है रे बाबा? दिशा विपरीत होती है। और विपरीत सदिशों के बीच में संबंध लगाने के लिए हमें माइनस का साइन लगाना पड़ता है, हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह ही तो हमें बताएगा कि दिशा विपरीत है। तो इन दोनों बलों की दिशा कैसी? विपरीत। इन दोनों बलों की दिशा कैसी? विपरीत, लेकिन परिमाण कैसा? समान। बात समझ में आती है? अब चलते हैं निर्देश तंत्र। ये जो गति के नियम है, गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये जो गति के नियम है बेटा जी, ये हर एक निर्देश तंत्र में लागू नहीं होते हैं। सबसे पहले तो इस बात को जान लीजिए कि निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र, जैसे कि मान लो कि हम किसी चलती हुई गाड़ी को देख रहे हैं किसी गाड़ी में बैठ के, तो हम किसी दूसरी वस्तु को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर किसी दूसरी वस्तु को देख रहे हैं, तो हम जहां बैठ के देख रहे हैं, जिस साधन में बैठ के देख रहे हैं, जिस जगह पर बैठ के देख रहे हैं, जिस तंत्र में बैठ के देख रहे हैं, वो हमारे लिए निर्देश तंत्र है। वो हमारा क्या है? निर्देश तंत्र है। अब ये निर्देश तंत्र 2 तरीके के हो सकते हैं बच्चा पार्टी। एक हो सकता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक होता अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करें, ये जनरली विरामावस्था में होता है। अगर विरामावस्था में नहीं होता है तो नियत वेग से चलता है, और नियत वेग चलने का मतलब और विरामावस्था होने का मतलब त्वरण कैसा? 0। तो जब भी तुम्हें किसी निर्देश तंत्र का त्वरण 0 दिखता है मतलब वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और गति के नियम सिर्फ और सिर्फ जड़त्वीय निर्देश तंत्रों पर लागू होते हैं। न्यूटन बाबा के जो नियम है, न्यूटन बाबा के जो नियम है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में फेल हो गए थे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में फेल हो गए थे। तो यहां गति के नियम लागू नहीं होते हैं। और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कौन से होते हैं? जो त्वरित हो, जो या तो त्वरण हो या उनमें मंदन हो। जैसे कि मान लो कि मैं किसी गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी लगातार त्वरित हो रही है, तो वो जो गाड़ी है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और गाड़ी का वेग अगर लगातार कम हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है प्यारे बच्चों। और यहां न्यूटन बाबा नहीं लगेंगे। फिर अगर मैं बात करूं कि ये जो निर्देश तंत्रों की बात कर रहे थे हम, निर्देश तंत्रों में न्यूटन बाबा फेल तो हो गए थे, लेकिन न्यूटन बाबा ने ही इसका आंसर दिया। उन्होंने बोला कि जब किसी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पर बैठकर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो वहां पर एक काला जादू होता है, वहां पर एक काला जादू होता है। वो काला जादू है छदम बल,
वो काला जादू क्या है? छदम बल एक ऐसा बल जो हमें दिखता नहीं है लेकिन होता है भैया, ये तो जादू होता है। ये क्या होता है रे? ये जादू होता है। और जादू हमें दिखता नहीं है लेकिन कुछ तो होता है, इसे ही छदम बल कहते हैं। छदम बल दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो हम कैसे मानेंगे कि ये छदम बल किधर होता है और इसका परिमाण कितना होता है? बहुत आसान है बेटा जी छदम बल को देखना। देखिए, छदम बल अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में होता है सबसे पहली बात, क्योंकि न्यूटन बाबा यहीं फेल हुए थे। क्यों? क्योंकि उनको जादू दिखना नहीं कि ये किधर होगा, क्योंकि जादू दिखा ही नहीं तो कैसे बताएंगे कि किधर होगा? तो जादू कहां नहीं दिखा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। और ये बल विपरीत दिशा में, किसके? कण जिधर गति कर रहा है, या हम निर्देश तंत्र में बैठे हैं, हमारा निर्देश तंत्र जिधर गति कर रहा है उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में कौन सा बल? छदम बल। कितने परिमाण का? ma, F बराबर ma। a है निर्देश तंत्र का त्वरण और m क्या है? जिस कण के लिए हम गणनाएं कर रहे हैं उस कण का द्रव्यमान, उस कण का द्रव्यमान। एक बहुत ही फेमस और खूबसूरत सवाल, तुम जितने खूबसूरत हो ना, हालांकि मेरे से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं होंगे देखिए, तुम्हारी जितनी खूबसूरत है ना, और श्यामलाल, मुकेश, तुम जितने खूबसूरत हो ना बेटा जी, तुमसे ज्यादा खूबसूरत ये सवाल है। देखिए, पूछा जा सकता है और इसमें तुम्हें ये रिजल्ट याद रखने का है कि हमारे पास में ये एक ब्लॉक था, ये एक हमारे पास में नत्तल था जिसके ऊपर एक लकड़ी का गुटका रखा था और ये नत्तल खुद चल रहा था। ये नत्तल खुद भी चल रहा है ए त्वरण से, मतलब ये कहां रखा हुआ है? एक त्वरित निर्देश तंत्र में रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है और यहां पर तो काला जादू होगा। काला जादू किधर? ये जो पूरा निर्देश तंत्र जिधर चल रहा है उसके विपरीत दिशा में। देखिए, ये ए यहां पर क्या था? त्वरण, मतलब पूरा सिस्टम इधर चल रहा है, तो ये जो काला जादू है ये इधर लगा। देखिए, ये हो गया हमारे पास में छदम बल कितने के बराबर? ma के बराबर। m क्या है? कण का द्रव्यमान। m क्या है? इस ब्लॉक का द्रव्यमान। त्वरण क्या है? इस निर्देश तंत्र का त्वरण। तो ये हो गया है हमारे पास में छदम बल। बात समझ में आती है? तो हमें पूछा जाएगा कि ये ब्लॉक फिसले ना, ये ब्लॉक विरामावस्था में रहे, इसके लिए ये त्वरण कितना होना चाहिए? तो ये त्वरण a बराबर g tan थीटा, त्वरण a बराबर g tan थीटा, और इस पर लगने वाला अभिलंब बल ma sin थीटा प्लस mg cos थीटा। बात समझ में आती है? आगे बात करते हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। छदम बल में एक लिफ्ट प्रॉब्लम भी है। जैसे कि हम लिफ्ट में जाकर बैठ गए और हमारा वजन तोल ले लिफ्ट में बैठ के, तो जब लिफ्ट विरामावस्था में होगी तो हमारा जितना वास्तविक वजन है उतना ही वजन हमें, जो मशीन लेके गए हैं हम, जिसके ऊपर हमारा वजन तोल रहे हैं, वो हमें उतना ही वजन दिखाएगी जो कि हमारा वास्तविक वजन है। कब? जब या तो लिफ्ट रुकी हो या लिफ्ट v वेग से या नियत वेग से ऊपर की तरफ जा रही हो। वेग कैसा हो? नियत हो। तो वास्तविक वेग बराबर आभासी वेग। बात समझ में आती है प्यारे बच्चों? लेकिन अगर ये लिफ्ट बेटा ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, ए त्वरण से ऊपर जा रही हो, तो नीचे की तरफ काला जादू होगा, एक छदम बल लगेगा। तो mg प्लस ma दो बल हो गए हैं जो किसके बराबर हैं? नॉर्मल के बराबर। और ये जो अभिलंब बल होता है बेटा जी, यही हमारा वजन बताता है, यही हमारा भार बताता है। तो यहां पर पहले भार किसके बराबर था? mg के बराबर, मतलब हमारा वास्तविक भार कितना है? mg के बराबर। लेकिन जब लिफ्ट चल रही है ए त्वरण से, तो mg ma नॉर्मल बराबर ma प्लस mg, ये तो ज्यादा हो गया ना mg से, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो हमारा जो वास्तविक भार है वो आभासी भार से कम है। मतलब लिफ्ट में हम गए तो हमें ज्यादा वजन का आभास होता है कि हमारा तो वजन ही बढ़ गया है भैया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भैया कैसे तुम्हारा वजन बढ़ सकता है? तुम्हारे ऊपर तो काला जादू हुआ है, जिस वजह से तुम्हारा वजन बढ़ा हुआ दिखाया गया है। समझे काला जादू? कहो गोपाल, समझे कि नहीं समझे? इधर देखा, आवा इधर दोस्त, ये देखे अगले कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो ये लिफ्ट ए त्वरण से नीचे चलती है। जब ए त्वरण से नीचे चलती है तो छदम बल काला जादू ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल और ma ऊपर की तरफ और mg नीचे। तो नॉर्मल बराबर mg माइनस ma, आभासी बल कम हो गया है। हमारा तो वजन वही कम हो गया है भैया। एक का चक्कर हुआ, हमारा तो वजन कम हो गया। काहे?
हमारा वजन इसलिए कम हुआ है प्यारे बच्चों क्योंकि हमारे ऊपर काला जादू हुआ है। हम एक ऐसे निर्देश तंत्र में बैठे थे जो अजड़त्वीय है, वहां तो छदम बल लगता है, इसलिए हमारा जो वास्तविक भार है वो ज्यादा है, लेकिन हमें आभास कितने का हो रहा है, कम हो रहा है, कि हमारा वजन कम हो गया है। बात समझ में आती है? तो ये कॉन्सेप्ट है लिफ्ट का। आगे चलते हैं, हम घर्षण बल की तरफ चलते हैं कि एक नया बल और आता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्क में लाया जाता है, जैसे कि ये दो सतह हैं आपस में संपर्क में आती है, तो इनके बीच में जो सापेक्ष गति है अगर उसका विरोध होने लगे, इन दो वस्तुओं के बीच में अगर सापेक्ष गति बोले तो एक के सापेक्ष दूसरी चल रही है तो इसका विरोध होगा। इसका क्या होगा? विरोध होगा कि भैया हम दोनों अलग अलग नहीं चल सकते, हम तो साथ साथ रहेंगे। तुम हमें अलग करना चाहते हैं लेकिन हम अलग नहीं होंगे। क्या समझे? हम कमजोर हैं, हम कमजोर पड़ जाएंगे। हम हमारी कोशिश करेंगे साथ साथ चलने की, तुम हमें अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब दो वस्तुएं जो कि आपस में संपर्क में आ चुकी है उनकी सतह पर एक बल होता है, एक ऐसा बल जो सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये रोकना चाहता है कि भैया हमें साथ साथ लेके चलो, साथ साथ लेके चलोगे तो हम चलेंगे, अन्यथा हम तो अनशन पर बैठ जाएंगे, हम तो विरोध करेंगे, हम नहीं जाना चाहते अलग अलग। बात समझ में आती है? तो ये दो वस्तुओं की संपर्क सतह पर जो सापेक्ष गति होती है उसका जो विरोध है बच्चे, उसी को हम घर्षण कहते हैं, और जो बल उत्पन्न होता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। और ये घर्षण दो प्रकार का होता है बेटा जी, एक होता है स्थैतिक घर्षण जिसका हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं, एक होता है गतिज घर्षण जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। याद रखने के लिए स्टैटिक और काइनेटिक याद रखे बेटा जी, कुछ शब्द अंग्रेजी में भी याद कर ले तो कोई बुराई नहीं है इसमें, हमको कोई बुरा नहीं बोलेगा, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन जब होता है जब कण विरामावस्था में होता है और उसके ऊपर हम बल लगा रहे हैं, हमारा बल इतना पर्याप्त नहीं है कि हम उसको खींच पाए। हम क्यों नहीं खींच पाए? क्योंकि यहां घर्षण बल था, तो वो जो घर्षण बल है वो स्टैटिक घर्षण है, स्थितिज घर्षण है। बात समझ में आती है? और गतिज घर्षण कि हम खींच तो रहे हैं, वस्तु चल के भी आ रही है लेकिन फिर भी विरोध हो रहा है, तो जब चलती हुई गाड़ी पर जो घर्षण लगता है उसको अपन बोलते हैं गतिज घर्षण। गतिमान अवस्था में जो घर्षण होता है गतिज घर्षण होता है। और बेटा जी इस स्थितिज घर्षण का जो अधिकतम मान है कि भाई एक वस्तु को कब तक रोका जा सकता, भाई धीरे धीरे मैं बल बढ़ाता गया, मैं खींचने लगा, कोई वस्तु खींच रहा हूं, मेरे से नहीं खींची, मैंने मेरे दो भाइयों को और बुला लिया, पावरफुल है बॉडी, मेरे जैसे नहीं है भैया, वो बहुत शक्तिशाली आदमी है, वो बहुत ही शक्तिशाली आदमी है, तो वो खींचने लगते हैं। बात समझ में आती है? तो कहां तक भैया, कहां तक तुम एक साथ चलोगे? हम एक ऐसा बल तो लगा देंगे जो तुम्हें अलग अलग चलाने लगेगा। तो मैं कहूं ये स्थैतिक घर्षण की जो औकात है ना, इनकी जो अधिकतम औकात है कि भैया तुम कहां तक रोक सकते हो, तुम्हारी पूरी औकात काम में ले लो, तो इनकी जो औकात है उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक घर्षण का अधिकतम मान, जो कि क्या है? सीमांत घर्षण। क्या होता है? सीमांत घर्षण। बात समझ में आती है? देखिए समझ लेते हैं क्या होता है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की। अगर अपन बात करें तो जैसे कि ये एक ब्लॉक रखा था, हमने बाहरी बल लगाया, जैसे ही बाहरी बल लगाएंगे इसके ऊपर जब तक नहीं चलेगा, जब तक विरामावस्था में है, इस पर घर्षण बल लगेगा। कौन सा? स्टैटिक। कौन सा? स्टैटिक। ऊपर नॉर्मल, नीचे mg। भाई किसी वस्तु को जितना दबाएंगे, नॉर्मल का मतलब यह है कि संपर्क बल जितना ज्यादा होगा विरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब घर्षण बल समानुपाती होता है बेटा जी इसके अभिलंब बल नॉर्मल बल के बराबर समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाऊंगा, एक समानुपाती नियतांक आया है जिसको म्यू एस बोल दिया है, तो एफ एस स्टैटिक घर्षण बराबर म्यू एस गुणा एन, और यहां पर ये जो म्यू एस है ये स्टैटिक घर्षण गुणांक है। ये क्या है? स्टैटिक घर्षण गुणांक है। और ये जो म्यू एस इंटू एन है ना बेटा जी, यही मान अधिकतम मान होता है। इसी को हम अधिकतम मान, और इसी को मैं क्या बोल दूंगा? ये क्या है बेटा जी? ये है सीमांत घर्षण। ये क्या है? सीमांत घर्षण बल, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। एफ लिमिटिंग। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इस म्यू एस की वैल्यू कभी एक से कम, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है, और कभी म्यू एस की वैल्यू कभी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, ये हमेशा एक से कम ही होता है, और कभी जीरो से कम नहीं हो सकता, हमेशा जीरो से ज्यादा ही होता है।
फिर बात कर रहे हैं जब वस्तु गतिज अवस्था में हो, वही फिर अपने जैसे ही वस्तु गतिमान अवस्था में आ गई है तो उस पर स्टैटिक स्थितिज घर्षण खत्म हो जाएगा, एक नया घर्षण आ जाएगा। वो कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन है, गतिज घर्षण है। तो यहां से देखें तो एफ के समानुपाती किसके? नॉर्मल के। एफ के बराबर म्यू के इंटू एन। यहां पर म्यू के जैसे ये स्टैटिक घर्षण गुणांक था वैसे की वैसे म्यू के गतिज घर्षण गुणांक है। क्या है बेटा जी? गतिज घर्षण गुणांक। क्या बात समझ में आती है पूरी की पूरी पब्लिक को? यस बोलिए। देखिए आगे चलते हैं हम। एफ के बराबर म्यू के इंटू एन, ये नियत होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा जी ये, कि ये जो गतिज घर्षण होता है ये नियत होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये नियत होता है, ये कांस्टेंट होता है, ये बल के साथ बदलता नहीं है। एक बार जितना घर्षण बल आ चुका है, गतिज घर्षण जितना आ चुका है वो उतना ही रहेगा, ये बदलता नहीं है भैया। ये तुम्हारे जज्बातों के साथ बदलेगा नहीं, ये इतना ही रहेगा। लेकिन भैया अगर तुम रुकी हुई वस्तु पर जैसे जैसे बल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे स्थितिज घर्षण का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे स्थितिज घर्षण का मान बढ़ता जाता है। और अगर किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं है और वस्तु विरामावस्था में है तो उस पर कोई घर्षण बल नहीं होता है। घर्षण बल तो तब आता है जब हम उनको चलाने की कोशिश करेंगे। हम क्या कर रहे हैं? सापेक्ष गति करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम कोशिश ही नहीं कर रहे भैया, ये तो साथ साथ रुके हैं, मतलब ये क्यों विरोध करेंगे? हम तो साथ साथ हम खींच ही नहीं रहे हैं। बात समझ में आती है? तो यहां से बहुत ही आसान है कि जब तक कोई बाहरी बल नहीं है ना बेटा जी, तब तक कोई घर्षण बल नहीं है। फिर जैसे जैसे बल बढ़ाते जाएंगे स्थितिज घर्षण का मान बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ेगा? अपनी औकात तक। हम कहां तक बल, स्थितिज घर्षण कहां तक जा सकता है भैया? अपनी औकात तक जा सकता है। उसकी औकात क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण तक। जितना सीमांत घर्षण का मान है वो अधिकतम मान है, वहां तक वो चलते जाएगा, वहां तक बढ़ेगा। बात समझ में आती है? लेकिन गतिज घर्षण गुणांक ऐसा नहीं है, ये एक ही वैल्यू होती है इसकी, वही न्यूनतम वही अधिकतम। बात समझ में आती है? ये बदलता नहीं है, नियत होता है। बात क्लियर है? तो देखिए यहां एक ग्राफ बनाया इसी बात को देख के कि इधर घर्षण बल आ गया, इधर को आ गया है क्या? बल आ गया है। तो यहां से देखेंगे बेटा जी बल और घर्षण बल, जैसे जैसे बल बढ़ाए, अगर बल का मान 0 हो चुका है, देखिए मैं कैमरे में नहीं आ पा रहे हैं, अगर मैं देखें घर्षण बल 0 हो गया है, घर्षण बल अगर 0 हो गया है तो यहां पर देखेंगे गतिज घर्षण भी, गतिज घर्षण तो होगा ही नहीं ना, बल रुकी हुई है, वस्तु रुकी हुई है। तो बल 0 तो घर्षण बल भी 0। जैसे जैसे बल बढ़ने लगा गतिज घर्षण भी बढ़ने लगा और यहां तक पहुंच गया अधिकतम मान तक, ये है लिमिटिंग। फिर बाद में बात करें, जैसे ही हमने घर्षण की औकात से बाहर बल लगा दिया है, घर्षण के अधिकतम मान से ज्यादा बल लगा दिया है, तो हम तो उनके रोकने की जितनी औकात थी उससे बाहर चले गए हैं। अब बाहर चले हुए तो क्या होगा? इसको तो चलना पड़ेगा ना बाबा, ये रोक नहीं पाए, इनके पास जितना अधिकतम बल था हमने उससे ज्यादा बल लगाया है भैया, अब तो चलेगा ना। तो चलेगा तो गतिज घर्षण आ जाएगा। कौन सा घर्षण? गतिज घर्षण। और ये कम होता है, ये जो गतिज घर्षण है ये सीमांत घर्षण बल से कम होता है, ये सीमांत घर्षण बल से कम होता है लेकिन नियत होता है। तो ये सीधी ही लाइन मिलेगी हमें। तो ये ग्राफ हमें पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो यहां से देखें ये गतिज घर्षण गुणांक का जो मान है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। इसी वजह से हमें गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण बल है ये हमेशा सीमांत घर्षण बल से कम होता है, ये कभी सीमांत घर्षण बल से ज्यादा नहीं हो सकता, जैसा कि ग्राफ में दिखाई हमेशा कम ही होता है। यदि तुम्हें सवाल में नहीं बताया गया है तो गतिज घर्षण गुणांक, स्थितिज घर्षण गुणांक सभी बराबर होंगे। जब तक नहीं बताया तब तक तो गतिज अलग रहेगा, स्थितिज अलग रहेगा, नहीं बताया तो सारे एक ही है, उसी को मान के चलना है। बात समझ में आती है? आगे चलते हैं दोस्त, आगे देखें। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई वस्तु कब चलेगी कब नहीं चलेगी। कि जैसे कि यदि हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, बाहरी बल अगर अधिकतम घर्षण बल से कम है, भाई हमने जो बल लगाया है वो विरोध से कम है,
हमसे ज्यादा तो वो विरोध कर रहे हैं, हम कैसे कोई काम कर सकते हैं भाई? विरोध करने वाले ज्यादा हैं तो हम कैसे काम करेंगे? अगर हम विरोध करने वालों से ज्यादा हैं तभी काम कर सकते हैं, अन्यथा हम काम नहीं कर पाएंगे। तो अधिकतम घर्षण बल से कम हो यदि बाहरी बल, एक्सटर्नल बल, तो वस्तु विरामावस्था में होती है। और जो घर्षण बल होता है वो उतना ही होता है जितना हम बाहरी बल लगाएं। घर्षण बल का मान कितना? जितना बाहरी बल। बात समझ में आती है? और यहां पर त्वरण क्या हो गया है? 0 हो गया है, क्योंकि विरामावस्था है ये। तो समझे कि नहीं समझे? आगे देखिए कि यदि हमने जो बाहरी बल लगाया है ये अधिकतम मान के बराबर आ गया है, घर्षण बल की जो अधिकतम औकात है, अधिकतम जो विरोध कर सकते हैं उसके बराबर अगर हमने बाहरी बल लगा दिया, इसका मतलब वस्तु चलने को तैयार है। वस्तु चल नहीं रही है लेकिन वस्तु चलने को तैयार है कि भैया अब अगर थोड़ा सा बल और मिल गया ना मेरे को बाहर से तो चल पड़ेंगे। हम जो विरोध करने वाले लोग हैं उनके बराबर हो चुके हैं, अब थोड़ा सा भी बल लगाए हम निकल जाएंगे आगे। समझे कि नहीं समझे? देखे इधर वापस की तरफ। यदि बाहरी बल ज्यादा हो गया है, यदि बाहरी बल ज्यादा हो गया है किससे? सीमांत घर्षण से, तो हम तो इनके विरोध से ऊपर हैं। हमें तुम कितना ही विरोध कर लो रोक नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पास तुमसे ज्यादा शक्ति है, हम चलेंगे ही चलेंगे। तो गाड़ी चलेगी। और घर्षण बल कौन सा आ जाएगा? गतिज घर्षण, क्योंकि यहां तो गतिमान अवस्था है ना बेटा जी, तो गतिज घर्षण आ चुका है। घर्षण बल बराबर गतिज घर्षण। और ये त्वरण यहां से अगर देखूं तो ये क्या हो चुका है? बाहरी बल माइनस गतिज घर्षण बटा द्रव्यमान। यहां से ये त्वरण आ जाएगा और यहां पर ये जो बाहरी बल है ये लिमिट अधिकतम घर्षण बल के बराबर है और ये घर्षण बल भी यही हो जाएगा। क्लियर बात? फिर ये एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर किसी वस्तु को हमें खींचना है तो हमें न्यूनतम कितने बल की रिक्वायरमेंट होगी? कि किसी वस्तु को खींचना है तो खींचने के लिए न्यूनतम कितने बल की जरूरत होगी जब ये बल हमने किसी कोण थीटा पर लगाया है? तो जो बल है वो आ गया म्यू mg बटा म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब और न्यूनतम की बात करें तो हमें पता है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की जो अधिकतम वैल्यू, भाई ये अधिकतम होगा तब बल कैसा होगा? न्यूनतम। हर का मान अधिकतम होगा, ये मान अधिकतम होगा तो ये न्यूनतम होगा। इसका अधिकतम मान कितना होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहां पर a की जगह म्यू, b की जगह 1, तो अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये याद कर लेना चाचा। पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को खींचने के लिए न्यूनतम बल कितना चाहिए जब बल हमने किसी कोण थीटा पर लगाया है। ये लीजिए भैया, ये लीजिए। बात समझ में आती है? ये न्यूनतम बल है किसी वस्तु को खींचने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। परिणामी संपर्क बल या परिणामी घर्षण बल, कि यहां से अगर मैं बात करूं किसी वस्तु को हम बाहरी बल से खींच रहे हैं तो इस पर पीछे की तरफ घर्षण बल लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा। और इन दोनों का भाई जो अभिलंब बल है और घर्षण बल है, इन दोनों का जो परिणामी है, इन दोनों का जो परिणामी है वही है परिणामी संपर्क बल। ये यहां पर ये जो परिणामी संपर्क बल है इन दोनों के सदिश योग के बराबर हैं। तो जब r बराबर r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर होता था तो परिणामी r बराबर क्या? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आता था जब उनके बीच में कोण कितना होता था? 90 डिग्री। कोण कितना होता था? 90 डिग्री। तो यह आ गया हमारे पास में f बराबर अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और यदि ये कोण परिणामी कोण फाई है तो टेन फाई बराबर कितना हो गया? f बटा एन। f कितना हो जाएगा? म्यू इंटू घर्षण कितना हो जाएगा? म्यू इंटू एन के बराबर। घर्षण बल किसके बराबर? म्यू गुणा एन। नॉर्मल नॉर्मल है, नॉर्मल से नॉर्मल खत्म। फाई बराबर कितना आ चुका है? टेन इनवर्स म्यू। और इसको हम बोलते हैं घर्षण कोण। क्या बोलते हैं? घर्षण कोण। बात समझ में आती है? तो जब भी परिणामी घर्षण बल पूछे या हमें परिणामी संपर्क बल पूछे तो वो जो अभिलंब बल और घर्षण बल है इनका जो सदिश योग है उसके बराबर है। तुम्हें ये वाली बात ध्यान रखनी है। अभिलंब बल का स्क्वायर करेंगे और घर्षण बल का स्क्वायर करके जोड़ के उसका अंडर रूट ले लेंगे। क्या मिल जाएगा? ये लीजिए, परोस दिया है तुम्हें क्या? परिणामी घर्षण बल या परिणामी संपर्क बल। ये घर्षण कोण आ चुका है। फिर है एंगल ऑफ रिपोज। इसको भी ऐसे कैसे ध्यान में रखिए। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज जैसे कि मान लो कि यहां पर ये पेन रखा था, अब यहां से मैं ये कोण बढ़ाते जाऊंगा, ये कोण बढ़ाते जा रहा हूं, अभी भी रुका हुआ है, अभी भी रुका हुआ है, अभी अब ये फिसल गया। मतलब ये वो न्यूनतम कोण है जहां तक हम इस पेन को फिसलने से रोक सकते थे, या वो न्यूनतम कोण जहां पर ये कण ने फिसलना स्टार्ट किया। तो वह न्यूनतम कोण जिस पर कण जस्ट चलना शुरू करता है, जस्ट चलना शुरू करता है,
तो यहां से ये जो कोण है हमारे पास में ये एंगल ऑफ रिपोज है। तो यहां से अगर मैं बात करें तो यहां जो लिमिटिंग सीमांत घर्षण बल है वो किसके बराबर है भाई, पीछे की तरफ लगने। और भाई हम धीरे धीरे घर्षण बढ़ता जा रहा था, बल बढ़ता, mg sin थीटा बढ़ते जा रहा था, तो बढ़ते 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 सीमांत घर्षण बल के बराबर हो गया, सीमांत घर्षण बल के बराबर हो गया है। और फिर लास्ट में कितना, tan थीटा r बराबर म्यू, ये आ गया एंगल ऑफ रिपोज। और जो एंगल ऑफ रिपोज होता है वही क्या होता है, घर्षण कोण होता है। बात समझ में आती है प्यारे बच्चों। आगे हम बात करें तो हमें दिया गया कि यदि कोई ब्लॉक नीचे की तरफ फिसल रहा हो, यदि कोई ब्लॉक नीचे की तरफ फिसल रहा हो तो यह आ गया हमारे पास में mg sin थीटा नीचे हो जाएगा, घर्षण बल ऊपर लगेगा, mg cos थीटा इधर, नॉर्मल ऊपर। तो कुल बल की बात करें तो नीचे वाला बल और ऊपर वाला बल, तो mg sin थीटा माइनस घर्षण बल F, घर्षण बल F बराबर कितना, म्यू इंटू एन होता है, n बराबर mg cos थीटा, तो म्यू mg cos थीटा। तो परिणामी जो बल है वो आ गया है mg sin थीटा माइनस F। F की वैल्यू पुट करें तो यहां से हमें त्वरण अगर निकालेंगे तो कुल परिणामी बल बटा द्रव्यमान, तो परिणामी बल mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बटा m, तो m से m खत्म हो गया और ये आ गया है हमारे पास में इसका त्वरण। और यदि ये जो ब्लॉक है ये नियत वेग से नीचे आ रहा हो, ये जो ब्लॉक है अगर ये नियत वेग से नीचे आ रहा हो तो वेग कांस्टेंट हो गया, त्वरण 0 हो गया। यहां से ये g sin थीटा बराबर हो जाएगा म्यू cos थीटा के, तो यहां से g sin थीटा बराबर म्यू g cos थीटा के, तो यहां से tan थीटा बराबर क्या आ चुका है, म्यू, याद रखने का है। और यदि कण ऊपर की तरफ चल रहा हो तो त्वरण कितना आ जाएगा, परिणामी बल पूरा का पूरा नीचे की तरफ हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, घर्षण बल आ गया, द्रव्यमान से डिवाइड कर दिए, m से m खत्म हो गया और ये आ गया हमारे पास में त्वरण। बात समझ में आती है बेटा जी। तो ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, जिसको हमें ध्यान रखना है बेटा जी, तो ध्यान से देखिएगा। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं तुम्हें अब कुछ एक आध ट्रिक बताना चाहता हूं एनएलएम की, जैसे इससे तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे बेटा जी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर तुम्हें ये वाली स्लाइड याद रह जाएगी तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जैसे कि मान लो कि हमारे पास में ये दो ब्लॉक हैं, ये सभी जगह लगेगा बेटा ये कॉन्सेप्ट, जहां जहां तुम कोशिश करोगे वहां वहां ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास में ये 2 kg का एक ब्लॉक है, ये है 4 kg का ब्लॉक, और यहां से अगर मैं बात करूं ये रस्सी है, इसको मैं 10 न्यूटन से खींचता हूं और इधर की तरफ मैं 5 न्यूटन से खींचता हूं, और मेरे को पूछा गया कि बताइए इस रस्सी में तनाव कितना होगा, इस रस्सी में तनाव कितना होगा। तो इस रस्सी में तनाव पूछा है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हाथ रख लो, तनाव T बराबर आगे वाला बल 10 गुणा पीछे वाला द्रव्यमान कितना 2 प्लस पीछे वाला बल गुणा आगे वाला द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान 4 और 2 6, कितना आ चुका है ये 20 और 5, ये हो गया 20 और ये भी कितना 20 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना आ गया 40 डिवाइडेड बाई 6 न्यूटन। ये हमारे पास में तनाव आ गया बेटा जी। कोई समीकरण नहीं निकला है तुम्हें तनाव के, बात समझ में आती है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। और ये तुम कितने भी ब्लॉक के लिए लगा सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैं 3 ब्लॉक ले लेता हूं मेरे पास में, ये आ गया 1 kg का ब्लॉक, ये भी 1 kg का ब्लॉक, ये भी 1 kg का ब्लॉक, इधर लगाया 10 न्यूटन, इधर लगाया 5 न्यूटन। बात क्लियर है। यहां से मैं मान लेता हूं कि इस रस्सी में तनाव T1 है, इस रस्सी में तनाव T2 है। मेरे को T1 पूछा है, यहां पर हाथ रख लो, आगे वाला बल 10 पीछे वाला द्रव्यमान 1 प्लस पीछे वाला बल कितना है 5, आगे कितने द्रव्यमान 1 और 1 2, आगे वाले सारे द्रव्यमान जुड़ गए हैं, और बटा कुल द्रव्यमान 1 2 3, 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया है 20 बटा 3। बात समझ में आती है। फिर से यहां से तनाव की बात करें T2, यहां हाथ रख लो, आगे वाला बल कितना है 10, पीछे की तरफ द्रव्यमान कितना है 1 और 2 प्लस पीछे की तरफ बल 5, आगे की तरफ द्रव्यमान 1 डिवाइडेड बाई कुल द्रव्यमान 3, यह आ गया है तनाव। बात समझ में आती है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर इस चीज को समझ लिए बल्ले ही बल्ले, सब मजे ही मजे, मजे ही मजे। बात समझ में आती है। जैसे कि हम मान लो कि हमें ये एक कुछ इस तरीके से ये दिया, हमें ये ब्लॉक प्रॉब्लम आ गई ऐसे, क्लियर बात। यहां आ गया m द्रव्यमान, वैल्यू ले लेता हूं, ये आ गया 1, ये आ गया है 2, बहुत बढ़िया। इधर से बल लगाया 5 न्यूटन, इधर से बल लगाया 10 न्यूटन।
हमें बोला गया कि इस सतह के बीच में नॉर्मल कितना होगा, मैं मान लिया तो यहां नॉर्मल n है, तो नॉर्मल n बराबर आगे वाला बल 10, पीछे वाला द्रव्यमान 1, पीछे वाला बल 5, आगे वाला द्रव्यमान कितना 1 और 2 है, और 2 और 1 कितना 3, ये आ गया नॉर्मल। तो मैं साधारण सा एक सूत्र लिखता हूं, सूत्र याद रखना बेटा जी। जब भी तुम्हें ऐसे तनाव, नॉर्मल, ये सारी बातें पूछे ना, जब भी तुम्हें तनाव और नॉर्मल पूछेंगे, तनाव व अभिलंब बल पूछ लिया जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, जो भी तनाव पूछा गया या तनाव पूछा जाएगा, या तो तनाव बल T या नॉर्मल अभिलंब पूछा जाएगा, तो क्या करोगे, आगे वाला बल गुणा द्रव्यमान कौन सा, पीछे वाला, प्लस पीछे वाला बल गुणा द्रव्यमान कौन सा, आगे वाला, बटा कुल द्रव्यमान, बटा कुल द्रव्यमान। इसको याद कर लीजिए, तुम्हारे तनाव और अभिलंब बल के सारे सवाल लगेंगे, गारंटी से कह रहा हूं, सारे सवाल लगेंगे, इसको याद कर लीजिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो ये हुआ हमारे पास में गति के नियम, जिसमें हमने घर्षण बल भी पढ़ा और हमने गति के नियमों के बारे में भी जाना। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। देखिए, मैं एक बहुत ही अच्छा एक कोट पढ़ रहा था, वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, ध्यान से सुनिएगा। निराशावाद पर है कि हम कभी कभी पढ़ते पढ़ते निराश हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, हम जान लेते हैं उसको, कि चलो मैं आखिरी स्लाइड पर चल लेते हैं, फिर देखते हैं उसको, कि निराशावाद पर है एक कोट है, बहुत इंस्पायरिंग है बेटा जी, हमें उस बात को ध्यान से रखें। देखिए, निराशावाद एक हथियार की तरह है, निराशावाद एक हथियार की तरह है, इसको काम में लेके या तो खुद को मार लो, इस हथियार से या तो खुद को मार लो, या इस हथियार को काम में लेके आशावाद को जीत लो, इस हथियार को काम में लेके आशावाद को जीत लो बेटा जी। तो निराशा जो है वो आती है, ये जीवन है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं बेटा जी, हमें निराश नहीं होना है, हमें हर एक चीज में उम्मीद रखनी है, आशाएं रखनी है, आशावादी होना है कि भैया मेरे साथ होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो हमेशा आशावादी रहिए, कभी भी निराश मत बैठिए बेटा जी। बात समझ में आती है? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत बेटा जी।